प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 311। 1 मिनट रुको, मैं बस स्टॉकिंग्स पहनकर आती हूँ। रॉयल पाम्स एस्टेट से निकलने के बाद देवांश ठाकुर ने टैक्सी लेने के बजाय नक्षत्र विला की ओर पैदल चलना ही बेहतर समझा। दरअसल देवांश को पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा था। आखिरकार पिछले 2-3 सालों में वह कोई अच्छा इंसान तो रहा नहीं था, और कोई भी ऐसे इंसान के साथ नया साल मनाने उसके घर क्यों जाना चाहेगा। इसके अलावा उसका और सिया का तलाक हो चुका था, इसलिए उसके साथ घर जाने की सिया की कोई मजबूरी भी नहीं थी। और फिर उनके मौजूदा रिश्तों को देखते हुए वह किस हक से उसके साथ घर जाती। पत्नी, उनका तलाक हो चुका था। गर्लफ्रेंड, वह तो सवाल ही नहीं उठता। पूर्व पत्नी, भला एक पूर्व पत्नी तुम्हारे साथ नया साल मनाने घर क्यों जाएगी? क्या उसके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वह अपने बड़े से फ्लैट में रहे और वहीं सुकून से नया साल मनाए? कुल मिलाकर देवांश खुद सिया को मनाने की कोई ठोस वजह नहीं खोज पा रहा था। फिर सिया की तो बात ही छोड़ो। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेवकूफ़ियों का अंजाम अकेले ही भुगतूंगा। उसे और बेटी को अपने साथ दुख में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, देवांश ने खुद को तसल्ली दी। इतना कहने के बाद देवांश ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे बांधे, धीरे धीरे गहराते आसमान की ओर देखा और दोहराया, क्रांति अभी सफल नहीं हुई है, साथियों को अभी और कड़ी मेहनत करनी होगी। वह अभी ज़्यादा दूर गया भी नहीं था कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही उसे एहसास हुआ कि यह ईशा देशमुख थी। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? देवांश ने थोड़े आश्चर्य से पूछा। उसे याद था कि जब वह सोलापुर में था तो उसने ईशा को अपना नंबर नहीं दिया था। रोहन देशमुख की हवेली से तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसका कांटेक्ट ले लिया था। मैंने अभी कुछ देर पहले ही उससे तुम्हारा नंबर मांगा, ईशा ने तुरंत सफाई दी। अच्छा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? देवांश ने पूछा। मेरे माता पिता को देशमुख परिवार ने बंधक बना रखा है। वे मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने हुस्न का जाल बिछाकर आपसे निर्मल जल का फॉर्मूला हासिल करूं, वरना वे मेरे माता पिता को मार डालेंगे। ईशा ने बिना कुछ छिपाए सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनते ही देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। मैं अभी पिछली घटना का हिसाब मांगने भी नहीं गया था और वे लोग अभी से निर्मल जल हथियाने की साजिश रचने लगे। अगर उन्हें जीने का शौक नहीं है तो मैं उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद देवांश ने ईशा से कहा, तुम कुछ दिन महाराष्ट्र में ही रुको, फिर दिग्विजय देशमुख से कहना कि तुम्हें फॉर्मूला मिल गया है और उसे कहना कि तुम्हारी शानदार वापसी के स्वागत के लिए पूरे देशमुख परिवार को इकट्ठा करे। गुरु देवांश, क्या आपका मतलब है? तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चूंकि वह जा ही रहा था तो ये स्वाभाविक था कि उन सबको एक ही वार में खत्म कर दिया जाए ताकि समस्या जड़ से ही मिट जाए। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ ईशा तुरंत खुशी से झूम उठी, उसकी आवाज भी खिल गई। शुक्रिया गुरु देवांश, आपके साथ होने से सदियों पुरानी विरासत वाला देशमुख परिवार पूरी तरह इतिहास बन जाएगा। देवांश ने उसकी चापलूसी को नजरअंदाज किया और इसके बजाय पूछा, क्या दिग्विजय देशमुख सच में तुम्हारे माता पिता को मार डालेगा? ईशा देवांश का मतलब समझ गई और तुरंत बोली, मेरे पिता दिग्विजय के सगे बेटे नहीं बल्कि उसके मुन्हा बोले भाई की संतान हैं। दिग्विजय ने मेरे पिता को गोद लिया और फिर उनका सरनेम बदल दिया। तभी अगर वे उसकी सगी औलाद नहीं हैं तो उसे हाथ उठाने में कम हिचकिचाहट होगी। देवांश ने सिर हिलाया, लेकिन ईशा ने तंज कसते हुए कहा, दिग्विजय की फितरत को देखते हुए सगी औलाद न होना तो दूर की बात है, अगर वे उसके सगे भी होते और उसके रास्ते का कांटा बनते तो वह उन्हें भी बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालता। क्या तुम्हें इतना यकीन है?
देवांश को जिज्ञासा हुई। कुछ साल पहले देशमुख परिवार के बड़े बेटे का होटल से कूदने वाला मामला, मुझे यकीन है गुरु देवांश ने उसके बारे में जरूर सुना होगा, ईशा ने याद दिलाते हुए कहा। पता चला कि देशमुख परिवार के बड़े बेटे ने एक रखेल से शादी की थी, लेकिन किसी तरह दिग्विजय की नीयत उस पर खराब हो गई। इसलिए दिग्विजय ने उस औरत को धोखे से होटल में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। यह मंजर देशमुख परिवार के बड़े बेटे ने देख लिया, जो खबर मिलते ही वहां पहुंचा था। कहा जाता है कि पिता और पुत्र में हाथापाई हुई और फिर पूर्ण अंतर्शक्ति स्तर पर बैठे दिग्विजय ने अपने ही बड़े बेटे को खिड़की से नीचे फेंक दिया। चूंकि छत्रपति संभाजी नगर में दिग्विजय की तूती बोलती थी, इसलिए उस औरत के बयान के बावजूद पुलिस ने अंततः इस मामले को देशमुख परिवार के बड़े बेटे की आत्महत्या करार दे दिया। वह औरत सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और पागल हो गई, जिसे बाद में दिग्विजय ने पागलखाने भेज दिया। हालांकि यह कहानी फिल्मी लग रही थी, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी थी कि जब दिग्विजय क्रूरता पर उतरता है तो वह अपने सगे बेटे को भी मार सकता है, फिर गोद लिए हुए बेटे की तो बात ही क्या। यही वजह थी कि ईशा को इसमें कोई शक नहीं था कि दिग्विजय उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। ईशा की बात सुनने के बाद देवांश ने उसे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने और कुछ दिनों बाद छत्रपति संभाजी नगर चलने के लिए कहा। कुछ दिन रुकने की वजह यह थी कि एक तो सामने वाले को यकीन हो जाए कि ईशा वाकई कामयाब हो गई है, और दूसरा पीहू की सर्दियों की छुट्टियों में अभी कुछ दिन बाकी थे और उसे अभी कुछ और बार स्कूल से लाना था। गुरु देवांश, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। इस तरह दिग्विजय और बाकी लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप वाकई मेरे जाल में फंस गए हैं। आखिरकार देशमुख परिवार के जासूस महाराष्ट्र में भी फैले हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं आपसे मिली ही नहीं। ईशा ने थोड़े कम आत्मविश्वास के साथ कहा। हालांकि वह ये सब बात को और पक्का बनाने के लिए कर रही थी, लेकिन इसमें उसका अपना स्वार्थ भी था। अगर उसके और देवांश के बीच सच में कुछ हो जाता तो क्या उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ गुरु देवांश की औरत होने का रुतबा ही उसके लिए महाराष्ट्र में सीना तानकर चलने के लिए काफी होगा। लेकिन देवांश ने उसका सुझाव सीधे खारिज कर दिया। रहने की जगह मिल जाने के बाद मुझे लोकेशन भेज देना। कोई आकर तुम्हारे आसपास भिन भिना रही उन मक्खियों को साफ कर देगा। लेकिन अगर कोई बचकर निकल गया तो क्या हमारी सारी योजना बेकार नहीं हो जाएगी? ईशा ने हार न मानते हुए कहा। ये महाराष्ट्र है। देवांश ने बेपरवाही से ये 3 शब्द कहे और सीधे फोन काट दिया। देवांश का मतलब साफ था, महाराष्ट्र के इस छोटे से कोने में वह देवांश ठाकुर जो चाहे कर सकता था। फोन के दूसरी तरफ ईशा हाईवे एग्जिट पर अपनी कार में बैठी कटे हुए कॉल को सुनना होकर घूर रही थी। हालांकि वह देवांश के आखिरी शब्दों के दबंग अंदाज से हिल गई थी, लेकिन किसी और बात ने उसे खोया हुआ महसूस कराया। अभी कुछ ही समय पहले सोलापुर जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन में अगर कशिश खन्ना न होती तो उसने देवांश को दूसरी बार मुड़कर देखा भी नहीं होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वह बेशर्मी से खुद को उसे सौंपने की पेशकश करेगी, और वह उसे बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ये भारी अंतर उसके लिए पचा पाना मुश्किल था, और इसने उसे ट्रेन में की गई अपनी हरकतों पर पछतावा भी कराया। लगता है मेरे और कशिश खन्ना के बीच का फर्क सिर्फ हमारी सोच में नहीं, बल्कि मर्दों को परखने की हमारी समझ में भी है। अगर मुझ में उसकी जैसी नजर होती तो आज मेरी यह हालत क्यों होती। सोलापुर में कशिश खन्ना के लिए देवांश के खड़े होने का मंजर याद करते हुए ईशा ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी आखिरी उम्मीद पर टिकी हो। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही मैंने कुछ गलत रास्ते चुने, लेकिन आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। जब तक मैं उसके प्रति समर्पित रहूंगी, मुझे नहीं लगता कि उसका दिल नहीं पसीजेगा। ईशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, खुद का हौसला बढ़ाते हुए। उसके बाद उसने गियर बदला और महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन 5 स्टार होटल सियांश इंटरनेशनल होटल की ओर गाड़ी बढ़ा दी। ईशा से पता मिलने के बाद देवांश ने उसे रिया कपूर को फॉरवर्ड कर दिया। इससे पहले कि वह मैसेज पूरा टाइप कर पाता, उसे रिया कपूर का कॉल आया, जो बेहद उत्साहित थी। देवांश, क्या तुम मेरे साथ रूम लेने वाले हो? बस 1 मिनट रुको, मैं स्टॉकिंग्स पहन लूं, फिर अभी आती हूँ। ... देवांश पूरी तरह निशब्द था। क्या वह इन खूबसूरत महिलाओं की नज़र में वाकई इतना आकर्षक था? उनमें से हर कोई उसे बिस्तर तक ले जाने की चाल क्यों चलना चाहती थी? देशमुख परिवार की ईशा देशमुख वहां रुकी है। किसी को भेजो जो उसके आसपास की मक्खियों को साफ कर दे और किसी को भी उसके ठिकाने की खबर न लगने दे। देवांश ने पहले उसे मैसेज करने का सोचा था, लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत धीमी थी। ये सुनकर रिया ने निराशा भरी आह भरी। मुझे लगा था कि तुम्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पता चला कि तुम्हें बस मेरी जैसी पसंद नहीं, तुम्हें ईशा जैसी पसंद है। फिर उसने शरारत भरे लहजे में पूछा, देवांश, क्या इसी को तुम रखेल रखना कहते हो? ... देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे फोन काट दिया और साधना करने के लिए वापस नक्षत्र विला चला गया।
इधर रिया कपूर पहाड़ के नीचे अपने विला में कटे हुए फोन को देख रही थी। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर स्थित नक्षत्र विला की ओर एक नाराजगी भरी नजर डाली, मुंह फुलाते हुए बोली, कितना नीरस आदमी है। फिर उसने मास्टर वाघ को मैसेज भेजा और उन्हें वह काम निपटाने को कहा जो देवांश ने बताया था। उस रात मास्टर वाघ ने खुद एक टीम की अगुवाई की, सियांश इंटरनेशनल होटल से 4-5 लोगों और होटल के बाहर से 3 और लोगों को उठाया और फिर रात के अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गए। अल्पविराम। अगले दिन छत्रपति संभाजी नगर कोंकण में देशमुख परिवार की हवेली में विवान देशमुख, जो सुबह से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, ये जानकर कि बुजुर्ग मालिक जाग गए हैं, अंदर के हॉल में भागा और माथे पर शिकन लिए रिपोर्ट दी, दादाजी बहुत बुरा हुआ। महाराष्ट्र में छिपे हमारे सभी जासूसों का संपर्क रातों रात टूट गया है। दिग्विजय देशमुख, जो अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, एकदम शांत था, जैसे उसने विवान की बात सुनी ही न हो। एक खूबसूरत नौकरानी उसके सिर के पास खड़ी थी, उसके सफेद बालों में कंघी कर रही थी। काफी देर बाद दिग्विजय धीरे से बोला, घबराओ मत, इसकी उम्मीद तो थी ही। बोलते हुए वह उठ बैठा और पास खड़ी नौकरानी को चाय परोसने का इशारा किया। चाय खत्म करने और एक सुकून भरी आह भरने के बाद उसने आगे कहा, महाराष्ट्र गुरु देवांश का गढ़ है। अगर वह कुछ जासूसों का पता भी नहीं लगा पाता तो यह असामान्य बात होती। दादाजी, बिना जासूसों की निगरानी के अगर ईशा ने हमें धोखा दे दिया और हमारा भांडा फोड़ दिया तो क्या हम बहुत कमजोर स्थिति में नहीं आ जाएंगे। विवान को कल रात अचानक इस समस्या का ख्याल आया था, जिससे वह पूरी रात परेशान रहा। लेकिन दिग्विजय शांत रहा। उसके माँ बाप मेरे कब्जे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें धोखा देने की जुर्रत करेगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? विवान ने जोर देकर पूछा। सावधान विवान को देखकर दिग्विजय बहुत खुश हुआ। हर पहलू पर विचार करना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम सोच सकते हो वो दादाजी पहले ही सोच चुके हैं। विवान की आंखें तुरंत चमक उठीं। तो दादाजी ने पहले से ही कोई अचूक योजना बना रखी है। लेकिन बोलने के बाद विवान की भौहें तन गईं। लेकिन देशमुख परिवार का सबसे बड़ा इक्का तो आप हैं। लेकिन आप? विवान का असल मतलब था, लेकिन आप दिग्विजय केवल पूर्ण अंतर्शक्ति स्तर पर हैं। आप गुरु देवांश का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वह बस आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए हिचकिचा गया। लेकिन जल्द ही उसने उम्मीद के साथ दिग्विजय से पूछा, क्या दादाजी के पास कोई और बैकअप प्लान है? दिग्विजय ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चूंकि इस बूढ़े ने ईशा को महाराष्ट्र जाने की इजाजत दी है, तो जाहिर है मैं न तो उसके धोखे से डरता हूँ और न ही उसके दुश्मन को खबर करने से। जब तक वह शख्स गुरु देवांश छत्रपति संभाजी नगर आने की जुर्रत करता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। ये सुनकर विवान ने उत्साह और प्रशंसा के साथ दिग्विजय की ओर देखा। दादाजी, क्या आप अपने पोते को बता सकते हैं कि आपका बैकअप प्लान क्या है? अध्याय 312। हमारा बच्चा पैदा हो गया है। क्या तुम पिता होने के नाते उसे देखना चाहोगे? विवान की उम्मीद भरी नजरों को देखकर दिग्विजय मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। जहां तक उसकी तैयार की गई बैकअप योजना का सवाल था, उसने गोलमोल जवाब दिया, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर विवान समझ गया कि उसका शक करने वाला दादा उससे भी बातें छिपा रहा था। हालांकि वह नहीं चाहता था, लेकिन उसने कोई नाराजगी नहीं पाली, क्योंकि वह जानता था कि उसके दादाजी हमेशा से ऐसे ही थे। वे खुद के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। वैसे भी उनके कदम देशमुख परिवार की सुरक्षा के लिए थे और देशमुख परिवार आखिरकार उसी को सौंपा जाना था, इसलिए उनका उससे सावधान रहना विवान के लिए नुकसानदेह नहीं था। ये जानकर कि उसके दादाजी ने पूरी तैयारी कर ली है, विवान ने राहत महसूस की और जाने की इजाजत ली। विवान को जाते हुए देखने के बाद दिग्विजय ने खुद से बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कभी इस बूढ़े का बैकअप प्लान देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलने के बाद वह वापस लेट गया, एक धुन गुनगुनाने लगा और नौकरानी को अपने सफेद बालों में कंघी करना जारी रखने दिया। अल्पविराम। उस दिन देवांश संजीवनी हर्बल्स में जड़ी बूटियां खरीद रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। यह मीरा नायर का कॉल था, जो काफी समय से खामोश थीं। देवांश ने अंदाजा लगाया था कि वे हाल ही में कॉल करेंगी और उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी खल रही थी वह थी ऊर्जा मणि। जब तक ऊर्जा मणियां मिल जाती तब तक दक्ष स्तर को पार करके एक ही बार में महादक्ष स्तर में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए उसने मोहित से एक पल इंतजार करने को कहा और फिर थोड़ी उम्मीद के साथ कॉल उठाया। मिस्टर ठाकुर, हमें रायचंद परिवार की काली मणियों के ठिकाने का पता चल गया है। मीरा नायर की थोड़ी उत्साहित आवाज फोन के दूसरी तरफ से जल्दी से आई। कहाँ? मीरा नायर, हमें सही जगह का तो अभी पता नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि जो आश्रम उन काली मणियों को इकट्ठा कर रहा है उसका नाम दिव्य मेघा आश्रम है।
दिव्य मेघा आश्रम। देवांश के माथे पर लकीरें खींच गईं। उसने इस आश्रम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और जिन योद्धाओं से उसका सामना हुआ था उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। क्या तुम उनके बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? देवांश ने पूछा। मीरा नायर बोली, अभी नहीं। हमने कई लोगों से पूछा लेकिन सबने कहा कि वे नहीं जानते। इसके अलावा इस आश्रम के लोग बहुत अजीब तरह से काम करते हैं। मैंने खुद उनके एक सदस्य का पीछा किया लेकिन जैसे ही मैं शहर से बाहर निकली वह मेरी नज़रों से ओझल हो गया। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मीरा और उसकी बहन को दूसरी पार्टी की सही लोकेशन का पता नहीं था। जाहिर था कि वे उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, इतना कि छिपकर पीछा करना भी मुमकिन नहीं था। देवांश को अब समझ आया कि मीरा ने उसे क्यों कॉल किया। उसका मतलब था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ दिव्य मेघा आश्रम का सही ठिकाना ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए वह चाहती थी कि वह खुद इस दिव्य मेघा आश्रम की जांच करे। क्या वो जगन जगताप नाम का आदमी जो पिछली बार मिला था वह भी दिव्य मेघा आश्रम का सदस्य था? देवांश ने जिज्ञासा से पूछा। उसे अब सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिव्य मेघा आश्रम में मौजूद ऊर्जा मणियों में थी और दूसरी उस कांसे की घंटी में जो उसने जगन जगताप से छीनी थी। अगर जगन जगताप भी दिव्य मेघा आश्रम का था तो हो सकता है कि दिव्य मेघा आश्रम के भीतर कांसे की घंटी जैसे और भी जादुई खजाने हों। अगर ऐसा हुआ तो दिव्य मेघा आश्रम से देवांश की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाएंगी। मीरा नायर ने सिर हिलाया और कहा, शायद नहीं, क्योंकि उस शख्स के मिस्टर ठाकुर के हाथों मारे जाने के बाद दिव्य मेघा आश्रम ने कोई बड़ी हरकत नहीं की। उन्होंने रायचंद परिवार के खत्म होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही वजह है कि इतने समय तक खोजने के बावजूद हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। ये सुनकर देवांश थोड़ा निराश हुआ लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और मीरा नायर से बोला, उनकी ताकत तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। अगली बार अगर उनका कोई आदमी दिखे तो बस मुझे खबर कर देना, बेवजह खतरा मोल मत लेना। शुक्रिया मिस्टर ठाकुर, मैं याद रखूंगी। मीरा नायर की आवाज में नरमी आ गई। ठीक है, कुछ भी हो तो कभी भी कॉल करना। मैं अब फोन रखता हूँ। देवांश ने बात खत्म की, फोन काटा और मोहित के साथ जड़ी बूटियां खरीदना जारी रखा। फोन के दूसरी तरफ मीरा नायर फोन रखने के बाद काफी देर तक शांत नहीं हो सकी। उसने पहले सोचा था कि दिव्य मेघा आश्रम का सही पता न ढूंढ पाने पर मिस्टर ठाकुर उसे नाकाबिल होने के लिए डांटेंगे, लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्होंने न केवल उसे दोष नहीं दिया बल्कि उसकी सुरक्षा की परवाह भी की। लाजवाब साधना, नेका दिल और सबसे बढ़कर हैंडसम, इस दुनिया में उनके जैसा दूसरा अच्छा मर्द मिलना मुश्किल होगा, है न? मीरा को लगा कि भविष्य में उसके लिए दोबारा किसी से प्यार करना मुश्किल होगा। आखिरकार एक बार असली पहाड़ देख लेने के बाद आम छोटे मोटे टीले तो उसकी दिव्य चक्षु को नहीं भाएंगे। संजीवनी हबल्स में जब देवांश फोन पर बात कर रहा था, मोहित समझदारी से कई कदम दूर चला गया ताकि देवांश की बातचीत न सुन सके। इसी समझदारी की वजह से मोहित, जो देवांश से पहली बार मिलने पर सिर्फ एक वेटर था, अब लॉबी मैनेजर बन चुका था। जहां तक पिछले मैनेजर का सवाल था, उसे संजीवनी हबल्स ने उसी दिन निकाल दिया था जब उसने देवांश जैसे बड़े ग्राहक को ड्रैगन विस्कर ग्रास छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करके लगभग नाराज कर दिया था। एक प्रमोटेड मैनेजर के रूप में मोहित को अब केवल लॉबी के कामकाज को संभालना होता था। पहले की तरह जड़ी बूटियां देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। फिर भी भले ही वह लॉबी मैनेजर बन चुका था, जब भी देवांश संजीवनी हबल्स आता वह हमेशा खुद उसे अटेंड करता और बहुत ही विनम्रता से पेश आता। कृतज्ञता मोहित की रग रग में थी। इसी खूबी ने उसे ऊंचे और ऊंचे उठने का मौका दिया। क्या वो सारी जड़ी बूटियां तैयार हैं जो मैंने पहले मंगवाई थीं? देवांश ने पूछा। मोहित थोड़ा झुका और बहुत विनम्रता से बोला, मिस्टर ठाकुर, वे तैयार हैं, लेकिन उन्हें लाने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों न मैं आपको आराम करने के लिए वीआईपी लाउंज में ले चलूं? कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जल्दी है। जड़ी बूटियां मिलते ही मैं निकल जाऊंगा। ये देवांश का कोई बहाना नहीं था, वह हाल ही में वाकई बहुत व्यस्त था। न केवल उसे साधना करनी थी बल्कि जल्दी से कीमियागरी भी करनी थी। उसे इतनी जल्दी होने का मुख्य कारण ये था कि नया साल करीब आ रहा था और वह घर लौटने से पहले और ज्यादा औषधीय गोलियां बनाना चाहता था। कुछ सिया के लिए थी ताकि जब भी पीहू की तबीयत खराब लगे तो वह उसे दे सके, बाकी देवांश के अपने साथ घर ले जाने के लिए थी। उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे और उन्हें कुछ बीमारियां थीं, इसलिए वह कुछ जीवन रक्षक गोलियां बनाना चाहता था ताकि उनकी पुरानी बीमारियों को दूर किया जा सके और उनके शरीर को मजबूत बनाया जा सके। ठीक है मिस्टर ठाकुर, मैं जाकर फार्मेसी वालों को फिर से जल्दी करने को कहता हूँ। मोहित ने देवांश को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर खुद पीछे के हॉल की ओर भागा। थोड़ी ही देर में मोहित जड़ी बूटियों के छोटे बड़े थैलों के साथ देवांश के सामने आया। मिस्टर ठाकुर, ये रही आपकी सारी मांगी हुई जड़ी बूटियां, सब पैक कर दी गई हैं, कृपया चेक कर लें। देवांश ने चेक नहीं किया, उसने बस एक नज़र डाली और उन्हें ले लिया। मोहित देवांश को दरवाजे तक छोड़ने आया और फिर बोला, मिस्टर ठाकुर, संभल कर जाएगा।
हालांकि देवांश ने जल्दबाजी नहीं की बल्कि पूछा, 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुम्हें सौंपा था। ये सुनकर मोहित का चेहरा उतर गया। मिस्टर ठाकुर, सच कहूं तो आज के ज़माने में ये सुनिश्चित करना ही मुश्किल है कि जड़ी बूटियों में मिलावट न हो। 100 साल से ज़्यादा पुरानी जड़ी बूटियां मिलना, साफ कहूं तो पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। रिया कपूर ने भी देवांश को यही बताया था जब उसने पहली बार उससे सदी पुरानी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने को कहा था। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, शायद कुछ हाथ लग जाए। कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे लिए नज़र बनाए रखना। जैसे ही कोई मिले मुझे चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। देवांश ने बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मोहित ने उसे आवाज़ दी, मिस्टर ठाकुर, अगर आपको सच में इन सदी पुरानी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, हालांकि हमारी दुकान में वे नहीं हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां शायद आपको वे मिल जाएं, मोहित ने धीमी आवाज़ में कहा। देवांश। मोहित ने दाएं बाएं देखा और जब तसल्ली हो गई कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसने आवाज़ धीमी करके देवांश से कहा, मैंने हाल ही में एक ग्राहक से सुना है कि एक अंडरग्राउंड नीलामी होने वाली है जो खास तौर पर कीमती जड़ी बूटियों की नीलामी करती है। लेकिन ये सच है या नहीं, मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जानता। ये सुनते ही देवांश की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? कब शुरू होगी? मोहित बोला, कहा जा रहा है कि समय दिवाली नए साल के बाद का है। रही बात सही जगह की तो मुझे उस ग्राहक से पूछना होगा। देवांश ने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है, पता चलते ही मुझे कभी भी कॉल करना। मैं तुम्हें पहले ही शुक्रिया कह देता हूँ। अरे मिस्टर ठाकुर, आप बहुत विनम्र हैं। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अगर आपने मेरी परफॉर्मेंस न बढ़ाई होती तो मैं आज भी एक साधारण जड़ी बूटी बेचने वाला होता। मोहित ने तुरंत मना कर दिया। देवांश का शुक्रिया स्वीकार करने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। देवांश ने इस पर ज्यादा बात नहीं की। एक ऐसी जगह जहां कोई देख नहीं सकता था, उसने सारी जड़ी बूटियां अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दी, फिर नक्षत्र विला की ओर चल पड़ा। नक्षत्र विला पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद रिया कपूर की पनामेरा गाड़ी गेट पर आ रुकी। तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देवांश ने टैबलेट पकड़े अंदर आती हुई रिया कपूर को देखकर कहा। रिया उलझन में दिखी। क्या बात है? क्या तुमने किसी अंडरग्राउंड नीलामी के बारे में सुना है? उस तरह की जो खास तौर पर कीमती जड़ी बूटियों की नीलामी करती है? देवांश ने सोचा कि रिया जैसी हैसियत वाली को इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि देवांश की हैरानी के लिए रिया और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखी। कभी नहीं सुना। ये सुनकर देवांश को याद आया कि अगर रिया को ऐसी किसी चीज के बारे में पता होता तो वह उस समय ड्रैगन विस्कर ग्रास के लिए पूरी दुनिया की खाक न छानती फिरती। जिसका काम उसी को साजे, ये कहावत वाकई सच है। और देवांश का अनुमान था कि जिस ग्राहक का जिक्र मोहित ने किया था वह शायद उसका ग्राहक नहीं बल्कि उसी के पेशे का कोई साथी था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह समय पर उस जगह पहुंच सकता है। उसे इसके बारे में कैसे पता चला यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। क्या तुम मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी? देवांश ने पूछा। 3 बातें। पहली, मेरे दादाजी का संदेश देना है। पूछ रहे थे कि तुमने क्या सोचा। तुम इस सवाल को बस टाल सकते हो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बहुत जरूरी है। रिया कपूर ने खुशी के साथ अपनी बात जारी रखी। मैंने सायरा सालियान नाम की एक फीमेल सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट के लिए चुना है। क्या तुम देखना चाहोगे? रिया ने टैबलेट खोला जो उसने पकड़ रखा था और देवांश को दिखाने ही वाली थी, लेकिन देवांश ने हाथ हिला दिया। तुम इसे संभालो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पक्का नहीं देखना चाहते? वह काफी सुंदर है। रिया ने उसे ललचाया। देवांश, कोई दिलचस्पी नहीं। ये देखकर रिया को दिल ही दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। हालांकि वह जानती थी कि दूसरी सुंदरियों में देवांश की दिलचस्पी न होने की वजह सिया थी, न कि वह, लेकिन उसे दूसरी औरतों के प्रति इतना रूखा देखकर उसे अजीब सी खुशी मिली। लेकिन जल्दी ही उसने इस खुशी और टैबलेट दोनों को दूर कर दिया, फिर गहरी आह भरकर बोली, हालांकि ये फीमेल सेलिब्रिटी अभी गायब है। उसके एजेंट ने कहा कि वह अपना दिमाग शांत करने कहीं बाहर गई है और एजेंट को नहीं पता कि वह कहाँ है। एंडोर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसके लौटने के बाद ही डिस्कस हो सकता है। देवांश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने चायदानी उठाए और आराम से अपने लिए चाय बनाने लगा। चेओंग सैम पहने रिया ने ये देखा और अचानक देवांश की ओर एक कातिलाना मुस्कान फेंकी। एक आखिरी बात, हमारा बच्चा पैदा हो गया है। पिता होने के नाते क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगे? अध्याय 313 निर्मल जल। चाय डाल रहे देवांश ने यह सुना और उसका दाहिना हाथ कांप गया, जिससे चाय पूरे फर्श पर गिर गई। ही टाइट फिटिंग ड्रेस में सजी रिया देवांश का शर्मिंदा चेहरा देखकर तुरंत इतना जोर से हंसी कि उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिससे किसी को भी चिंता हो सकती थी कि उसकी ड्रेस के बटन इतने मजबूत हैं या नहीं।
हंसना बंद करने के बाद देवांश के चेहरे को शांत देखकर रिया ने उसे प्यार से झिड़का, तुम्हें रोमांस की बिल्कुल समझ नहीं है। फिर जैसे जादू से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और देवांश को थमा दी। ये लो, ये है हमारा बच्चा। देवांश ने बोतल ली और देखा कि पूरी बोतल नीले और सफेद चीनी मिट्टी के डिजाइन की थी, जिसमें रंगों का मेल एकदम सही था। बोतल का शरीर कुल मिलाकर पतला था और पहली नजर में ये चेओंगसेम पहने किसी दक्षिण की सुंदरी जैसी लग रही थी। सौम्य मगर सेक्सी अदाओं की कमी नहीं थी। रुको, चेओंगसेम। देवांश ने ऊपर देखा, फिर अपने सामने बैठी रिया को देखा और महसूस किया कि इस बोतल का आकर्षण रिया जैसा ही था, जैसे बोतल के कर्व्स रिया के शरीर के कर्व्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हों। तुमने नोटिस किया? रिया ने फिर छेड़ा, इस प्रोडक्ट के लिए मैंने अपने शरीर के नाप का डेटा भी दिया है। बताओ, तुम मुझे इसका हर्जाना कैसे दोगे? मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। देवांश अपने हाथ में बोतल घुमाने लगा, उसे दाएं से बाएं देखते हुए। उसे वह जितनी बार देखता उतनी ही सुंदर लगती। भले ही इस दिव्य जल का असर कुछ भी हो, सिर्फ इस बोतल की खूबसूरती ही शायद कई ग्राहकों को इसे खरीदने पर मजबूर कर दे। रिया देवांश को उस नीली और सफेद बोतल से खेलते हुए देख रही थी और खुद को मदहोश करने वाले अंदाज में कहने से नहीं रोक पाई, इस बोतल से खेलते हुए क्या तुम्हें मेरे शरीर को छूने जैसा मजा आ रहा है? देवांश, ये औरत पक्का जहरीली है। इससे देवांश इस दुविधा में फंस गया कि बोतल नीचे रखे या नहीं। ये वो बच्चा है जिसका तुमने जिक्र किया था। अपनी लाचारी में देवांश के पास विषय बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने बोतल को कॉफी टेबल पर रख दिया ताकि रिया उसे और न छेड़े। इस प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए मैं पागलों की तरह भागदौड़ कर रही हूँ, यहाँ तक कि एंडोर्सर साइन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूँ। 9 महीने की गर्भावस्था भी इतनी मुश्किल नहीं होती होगी, है ना? अगर यह मेरा बच्चा नहीं है तो क्या है? जैसे जैसे रिया बोल रही थी, वह देवांश पर आंखें घुमाने से नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ तुम हो, ये साफ तौर पर तुम्हारा प्रोडक्ट है, लेकिन तुम पिता होकर भी बस कंधे उचका देते हो और बिल्कुल परवाह नहीं करते। तुम सच में एक बेगैरत इंसान हो। रिया की शिकायत भरी बातें सुनने के बाद ये कहना कि यह प्रोडक्ट उनका बच्चा था वाकई सही लगा। बस रिया के बताने का तरीका सच में थोड़ा डरावना था। अब से तथ्यों पर बात करो, इधर उधर की मिसालें मत दो। देवांश ने ठंडे चेहरे के साथ चेतावनी दी। पता नहीं रिया ने इसे दिल पर लिया भी या नहीं। चूंकि बच्चा पैदा हो ही चुका है तो तुम्हें पिता होने के नाते बच्चे का नाम रखना चाहिए, रिया ने शरारत से कहा। खैर, देवांश ने अभी जो कहा उसने साफ तौर पर उसका एक शब्द भी नहीं सुना था, लेकिन गनीमत थी कि यह औरत अपनी हदें जानती थी। ये मजाक सिर्फ उसके साथ अकेले में होते थे। जब भी कोई बाहरी मौजूद होता, वह हमेशा लक्ष्मण रेखा का पालन करती और उसे कभी पार नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो देवांश शायद बहुत पहले ही उसे अपने रास्ते से हटा चुका होता। यह आध्यात्मिक जल स्वर्ग और पृथ्वी के सार से लिया गया है और इसका प्रभाव किसी की त्वचा को क्रिस्टल जैसा साफ और ग्लेज्ड प्योर वाटर कांच जैसे शुद्ध की तरह चिकना और चमकदार बना सकता है। चलो इसे निर्मल जल कहते हैं, कैसा रहेगा? देवांश ने एक पल सोचा, फिर लापरवाही से कहा, निर्मल जल। रिया ने खुद से बुदबुदाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये नाम अच्छा है, इसमें एक रूहानी एहसास है। ठीक है, तय रहा, निर्मल जल। रिया के फाइनल करने के बाद उसने उत्साह से देवांश से कहा, मैं अभी ट्रेडमार्क रजिस्टर करने और पेटेंट के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि इसे दिवाली नए साल के आसपास बिक्री के लिए लॉन्च कर सकूं। तुम क्या कहते हो? मुझसे मत पूछो, तुम खुद फैसला करो। देवांश ने चाय बनाना जारी रखा। इस लड़की के साथ उलझने का उसका मन नहीं था। मैं तुमसे पूछे बिना नहीं रह सकती। इस निर्मल जल का उत्पादन तुम्हारे हाथों में है। अगर तब स्टॉक कम पड़ गया तो मैं किसके पास जाऊंगी? रिया ने नाखुशी से कहा। वह सच में झल्ला गई थी। सालाना सैकड़ों करोड़ का ये बिजनेस उसे, कपूर परिवार की मिस रिया को भी ईर्ष्यालु और लालची बना रहा था। फिर भी देवांश इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा था? इस बोतल की क्षमता कितनी है? देवांश ने पूछा। 100 मिलीलीटर। रिया तुरंत बोल पड़ी। तुम्हारे अंदाजे से तुम एक दिन में कितनी बेच सकती हो? देवांश ने फिर पूछा। रिया इस बार थोड़ी अनिश्चित थी, इसलिए उसने अपने दिमाग में एक अनुमान लगाया, फिर अनमने ढंग से जवाब दिया, क्योंकि यह अभी लॉन्च हुआ है और केवल महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो भले ही त्योहार के दौरान खरीदारी बढ़ जाए, मेरा अनुमान है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1000 बोतलें बेच पाएंगे। देवांश ने सिर हिलाया, फिर मन ही मन हिसाब लगाया। ये पुष्टि करने के बाद कि बैकयार्ड में छोटा यंत्र रिया की मांगों को पूरा करने के लिए काफी है, उसने आत्मविश्वास से कहा, उत्पादन कोई मुद्दा नहीं है। देवांश का आश्वासन मिलने के बाद रिया ने तुरंत राहत की सांस ली। कोई और मुद्दा न होने पर रिया निर्मल जल को रजिस्टर कराने के लिए उतावली थी, इसलिए उसने देवांश से विदा ली और जल्दी से निकल गई। जब तक पनामेरा के इंजन की आवाज पहाड़ के नीचे गायब नहीं हो गई, तब तक देवांश को याद नहीं आया कि वह कीमत पूछना तो भूल ही गया। आखिरकार यह उसका बच्चा
था। क्या उसे उससे यह नहीं पूछना चाहिए था कि इसे कितने में बेचना चाहिए? देवांश फोन करके पूछ सकता था, लेकिन अंत में उसने ऐसा न करने का फैसला किया। रिया बिजनेस के मामलों को उससे बेहतर जानती थी। उसके दिमाग में कोई कीमत जरूर होगी और उसे एक नौसिखिया बनकर किसी प्रोफेशनल के काम में दखल देने की जरूरत नहीं थी। रिया को विदा करने के बाद अगले कुछ समय तक देवांश हर दिन या तो साधना करता रहा या किमियागरी अपनी पहले की व्यस्त जिंदगी जीते हुए त्योहार के लिए घर जाने की तैयारी करता रहा। कुछ और दिन बीते और पीहू की पहली विंटर वेकेशन आ गई। उनके पिछले समझौते के अनुसार आज उसे स्कूल से लाने की बारी देवांश की थी, इसलिए चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह समय पर किंडरगार्टन के गेट पर 2 घंटे पहले ही पहुंच गया और फिर गेटकीपर वामन काका को आंखें फाड़कर घूरने लगा। वामन काका पिछली बार से सबक लेते हुए अब समझदार हो गए थे। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके गार्ड बूथ के दरवाजे के हैंडल को एक ऐसे ताले से बदल दिया था जिसमें हैंडल के नीचे एक डेडबोल्ट नॉब भी था। इतना ही नहीं, उन्होंने दरवाजे के हैंडल के ऊपर और नीचे एक चटकनी भी लगवा दी थी। सचमुच पूरी ताकत झोंक दी थी। कसम खा ली थी कि देवांश को बाहर ही रखेंगे। काका, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इस टूटे फूटे गार्ड बूथ का सारा सामान मिलाकर भी इस ताले की कीमत के बराबर है जो आपने बदला है? देवांश गेट के बाहर खड़ा था, बिल्कुल नए ताले को देखते हुए विचारों में खोया हुआ। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, जब तक ये तुम्हें बाहर रोक सकता है बस यही मायने रखता है, वामन काका ने दांत पीसते हुए कहा। उनका चेहरा फड़क रहा था। साफ था कि इस ताले को बदलने से वामन काका को बहुत दर्द हुआ था। मैं तो बस थोड़ी ठंडी हवा खाने आ रहा हूँ, क्या आपको ऐसा करना जरूरी है? वामन काका का चेहरा सख्त था। क्या तुम बस थोड़ी ठंडी हवा खाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरी निजी आज़ादी पर हमला कर रहे हो। मेरा सिर कट सकता है, मेरा खून बह सकता है, लेकिन आज़ादी के लिए ताला बदलने में 1 महीने की तनख्वाह खर्च करना, ये जायज़ है? आप बहुत जालिम हैं। देवांश ने वामन काका को थम्स अप दिया, लेकिन उसका लहजा बहुत ही अविश्वास भरा था। आपने मुझे मजबूर कर दिया। इतना कहने के बाद देवांश गेट पर खड़ा हो गया, किंडरगार्टन में अपनी दिव्य दृष्टि से पीहू को देखते हुए और सीटी बजाते हुए। मुझे यकीन नहीं होता, 2 घंटे में मैं आपको पेशाब करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अध्याय 314। 10,000 साल बहुत लंबा वक्त है, जो करना है आज ही करो। जैसे ही देवांश ने सीटी बजानी शुरू की, वामन काका का चेहरा बदल गया। हालांकि उन्होंने देवांश से निपटने के लिए पहले ही अपनी ज़रूरतों से निपट लिया था, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी तैयारी की हो, वे अपनी हड्डियों में बसी पुरानी आदतों को नहीं हरा सके। ऐच्छो करे, अपनी हद पार मत कर। वामन काका घबरा गए। देवांश ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीटी बजाना जारी रखा। वामन काका जानते थे कि देवांश उन्हें लगातार परेशान करने वाला है, इसलिए उन्होंने आर पार की लड़ाई का फैसला किया। अपने फ़ोन की आवाज़ को अधिकतम कर दिया, देवांश की सीटी को दबाने की कोशिश की। हालांकि ये बेकार था। बचपन की उस पुरानी याद ने आवाज़ को जैसे सारे शोर को चीरते हुए सीधे उनके कानों में उतार दिया। दूसरी आवाज़ें उसे बस ढक नहीं सकीं। इसलिए आधे घंटे बाद वामन काका ने आखिरकार हार मान ली। देवांश की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत जालिम हो, और फिर अपनी मर्जी से दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें उम्मीद थी कि देवांश अपनी चाल में कामयाब होकर दरवाज़ा खुलते ही अंदर भाग जाएगा, लेकिन उनकी घोर हैरानी के लिए देवांश ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। वह उन्हें गार्ड बूथ के अंदर बंद करने वाला था और उन्हें टॉयलेट जाने से रोकने वाला था। ठाकुर के लौंडे, लोगों को इतना मत सता, मानेगा या नहीं, मैं तेरी बीवी से शिकायत कर दूंगा। वामन काका ने तीखी आवाज में धमकी दी। उनके पैर एक दूसरे से सटे हुए थे। अरे, अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत? लगता है तुम्हारी हालत अभी उतनी खराब नहीं हुई, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दोबारा सीटी बजाना शुरू कर दिया। ए ठाकुर, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मुझे मजबूर मत कर। वामन काका की आवाज थोड़ी बदल गई थी। अभी छोड़ दे और मैं तुझे ऐस बड़ी ई की हवा खाने अंदर आने दे सकता हूँ। अगर तूने मुझे और मजबूर किया तो मैं तुझे बता दूं, मेरे पास इस गार्ड बूथ में अभी भी खाली पानी की बोतलें हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश उस नज़ारे की कल्पना भी नहीं कर सकता था और हार स्वीकार करते हुए अपनी मर्जी से हाथ हटा लिया। कोई चारा नहीं था। इस छोटी सी जगह में हीटर पहले से ही चालू था। अगर कोई इसमें पेशाब कर दे तो बदबू। ये बस कल्पना से परे थी। खुद को बहुत होशियार समझते हो, है ना? दरवाज़ा खोलने के बाद वामन काका स्कूल के टॉयलेट की ओर भागे। इधर देवांश उनकी भागती पीठ को देखकर चिल्लाया, आराम से जाओ, मैं तुम्हारे लिए गेट पर नजर रखूंगा। बोलने के बाद देवांश कुशलता से गार्ड बूथ में घुस गया, फिर सधे हुए लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के दरवाजे की सारी चटकनियां लगा दी। उसने अपने पैर मेज पर टिकाए, अपना फोन निकाला और आराम से शो देखने लगा।
इस प्रकार 1 घंटे बाद एक एक करके आने वाले माता पिता ने देखा कि वामन काका गार्ड बूथ के बाहर खड़े होकर सीटी बजा रहे थे, जबकि देवांश अंदर बैठा आराम से शो देख रहा था। हा, सिर्फ मिस्टर ठाकुर ही वामन काका को काबू में रख सकते हैं। मेरी राय में मिस्टर ठाकुर ने जरूर सीटी बजाकर वामन काका को पहले गार्ड बूथ से बाहर निकाला होगा। ये बड़े हो गए हैं, फिर भी अभी तक इतने बचकाने क्यों हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबने त्योरी चढ़ाई और मुड़कर देखा। वे जवाब देने ही वाले थे, लेकिन ये देखकर कि बोलने वाली सिया थी, उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। पत्नी का अपने आदमी के बारे में बोलना सही था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। भाई बाहर निकलो। सिया दरवाजे के बाहर खड़ी हुई और धीमी आवाज में चिल्लाए। अंदर बैठा देवांश तुरंत डर के मारे उछल पड़ा। वह जल्दी से उठा, दरवाजा खोला और डरते हुए बाहर आया। बिटिया सिया, तुम आखिरकार आ ही गई। अगर तुम नहीं आती तो इस बूढ़े का ब्लैडर। नहीं, मुझे फिर से टॉयलेट जाना है। वामन काका ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और टॉयलेट की ओर भाग गए। पता चला कि वे देवांश को तो पेशाब महसूस कराने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन वे खुद इसे और रोक नहीं पाए। तुम एक बड़े आदमी हो, तुम क्यों? सिया ने अभी बोलना खत्म भी नहीं किया था कि उसने देवांश को उसे टोकते हुए हाथ उठाते देखा। 1 मिनट रुको, हम बाद में बात करेंगे। मुझे पहले टॉयलेट जाना है। इसके साथ ही देवांश भी हवा की तरह भाग गया। बच्चों को लेने के लिए गेट पर इंतजार कर रहे माता पिता यह नज़ारा देखकर हंस पड़े। सिया शुरू में थोड़ी शर्माई, लेकिन देवांश की भागती हुई आकृति को देखकर न जाने क्या सोचा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इसने तुरंत वहां मौजूद सभी माता पिता को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब देवांश और वामन काका एक साथ टॉयलेट से निकले तो माता पिता का समूह अचानक हंस पड़ा, जिससे देवांश और वामन दोनों चौंक गए और उलझन में पड़ गए। उनके हैरान चेहरों को देखकर माता पिता और भी जोर से हंसने लगे। इस तरह चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल का विंटर सेमेस्टर एक खुशमिजाज और सुखद माहौल में खत्म हुआ। वापसी के रास्ते में सिया ने देवांश को देखा, जो आगे चल रहा था, पीहू को गोद में लिए हुए और उसे अपनी माँ की बात सुनने को कह रहा था। उसने कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन वह सवाल नहीं पूछ सकी जिसका उसने पहले घर पर चुपके से अभ्यास किया था। जब वे रॉयल पाम्स एस्टेट के गेट के करीब पहुंच रहे थे, तब सिया ने अपना सवाल बदल दिया और पूछा, तुम कब वापस जा रहे हो? इस पल देवांश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अभी भी लगा कि सिया को किसी काम में उसकी मदद चाहिए, इसलिए उसने जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर साल के अंत में तुम्हारी कंपनी में काम ज्यादा है तो मैं पीहू के पास रुक सकता हूँ। ठीक है, मैं व्यस्त नहीं हूँ। मेरे पास यहाँ करने को ज्यादा कुछ है भी नहीं। तुम अपना काम देखो। सिया का आखिरी वाक्य असल में क्या तुम वापस नहीं जा सकते होने वाला था, लेकिन जुबान पर आते आते ये तुम अपना काम देखो में बदल गया। देवांश, ये सीधा सादा आदमी सिया के मन की सूक्ष्म बातों को कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए थोड़ी निराश ठीक है के साथ उसने नम आंखों से पीहू को अलविदा कहा। देवांश की आकृति गायब होने के बाद ही सिया ने पीहू को गले लगाया और एस्टेट के अंदर चली गई। मम्मा, आपने पापा को हमारे साथ न्यू ईयर मनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? पीहू ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, सिया के गले में बाहें डालते हुए। क्योंकि पापा को भी अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, सिया ने पीहू को मुस्कुराते हुए समझाया, अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए। उसने वास्तव में देवांश को यहाँ रोकने के बारे में सोचा था और उसे यकीन था कि अगर वह बस पूछ लेती तो देवांश जरूर रुक जाता। इसके अलावा ये जगह गांव जैसी नहीं थी, किसी को परवाह नहीं होगी कि उसका देवांश से तलाक हुआ है या नहीं। लेकिन वह लंबे समय तक हिचकिचाती रही और अंततः पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, क्योंकि जब भी वह उन दो नेकदिल बुजुर्ग दंपति के बारे में सोचती, सिया का मुंह ही नहीं खुलता था। जब देवांश इतना बड़ा आवारा था, तब वे ही बुजुर्ग दंपति थे जो मुंबई से इतनी दूर आए थे। देवांश को बुरी तरह डांटा और मारा था, और यहाँ तक कि सिया से कहा था कि उसे उस आवारा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे दो बुजुर्ग जो पूरे दिल से उसके बारे में सोचते थे, उनका सामना करते हुए सिया सचमुच उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। इसलिए घर लौटने के बाद सिया ने बहुत सोचा और फिर भी देवांश को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। वापस जाने के बाद बुजुर्ग दंपति को मत बताना कि हमारा तलाक हो गया है, मुझे डर है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देवांश का मैसेज तुरंत वापस आया, फिर अगर वे तुम्हारे बारे में पूछे तो मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? बस कह देना कि मैं काम में व्यस्त हूँ और आ नहीं सकती। बस अभी के लिए खुशी से नया साल मनाओ, हम भविष्य की बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। बस इतना ही। सिया ने एक ही सांस में मैसेज भेजा, फिर जल्दी से अपना फोन एक तरफ फेंक दिया जैसे कि वह कोई सांप हो। दूसरी तरफ सिया का मैसेज देखकर देवांश शब्दों से परे उत्साहित था। हालांकि ये संदेश बहुत कुछ नहीं दर्शाते थे, लेकिन देवांश के लिए ये सब प्रगति थी। उसे विश्वास था कि जब तक वह डटा रहेगा, वह निश्चित रूप से सिया का दिल फिर से जीत सकेगा और उससे दोबारा शादी कर सकेगा। क्रांति अभी
देवांश वाक्य के बीच में ही रुक गया, फिर उसे बदलकर बोला, 10,000 साल बहुत लंबा वक्त है, जो करना है आज ही करो। धीरे धीरे ढलती शाम को देखते हुए देवांश को आखिरकार ईशा देशमुख की याद आई, जिसे उसने सियांश इंटरनेशनल होटल में छोड़ दिया था। इसलिए उसने उसे कॉल किया, मैं आज खुश हूँ, चलो जश्न मनाने के लिए कुछ देशमुखों को मारते हैं। अध्याय 315 सुरक्षा की तैयारी। ईशा, जो होटल में बोर होकर किताब पढ़ रही थी, ने देवांश की बात सुनी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। गुरु देवांश, क्या आपका मतलब है हम अब काम शुरू कर सकते हैं? उसने अपनी अंदरूनी उत्तेजना को दबाया और जितनी हो सके उतनी शांत आवाज में पूछा। इस दौरान उसे हर दिन विवान देशमुख के परेशान करने वाले मैसेज मिल रहे थे। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज किया जब तक कि विवान ने उसके माता पिता की हाथ पैर बंधी तस्वीरें नहीं भेज दी। तभी उसने बेमन से जवाब दिया। अपने माता पिता के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के ख्याल से ईशा का दिल दहल गया। वह देवांश के इशारे का इंतजार कर रही थी, लेकिन चाहे उसने कितना भी इंतजार किया, उसे कभी इशारा नहीं मिला। उसकी देवांश को जल्दी करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने सब कुछ अकेले ही सहा। अब जब देवांश आखिरकार देशमुख परिवार से निपटने के लिए आज़ाद था, तो वह बेवजह उत्साहित कैसे न होती। वक्त लगभग सही है, तुम्हारे हुस्न के साथ भले ही दुश्मन सिद्ध महागुरु हो, वह भी चारा निगल ही लेगा। देवांश आज खुश था और उसकी आवाज़ का लहजा रिलैक्स्ड हो गया। ईशा ने ये सुना और बहुत खुश हुई, मन ही मन सोचने लगी, क्या वह मुझे कोई इशारा दे रहा है? क्या हो सकता है कि उसे भी मेरे लिए भावनाएं हों? बिना किसी वजह के ईशा, जिसने अभी तक प्यार का अनुभव नहीं किया था, अचानक अपने कानों को गर्म महसूस करने लगी और यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो गईं। दिग्विजय को मैसेज भेजो, उससे कहो कि तुम कामयाब हो गई हो और उनसे कहो कि तुम्हारी शानदार वापसी के स्वागत के लिए देशमुख परिवार के मुख्य हॉल में दावत तैयार रखें। ईशा, ठीक है, मैं अभी मैसेज भेजती हूँ। गुरु देवांश, आप अभी कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए गाड़ी लेकर आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम और मैं साथ चलेंगे तो इससे दिग्विजय को शक होना लाजिमी है। तुम अपनी गाड़ी से जाओ, मैं हाई स्पीड ट्रेन से आऊँगा। बस अपने पहुँचने का समय सही रखना। देवांश के बात खत्म करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। कटे हुए फ़ोन को देखकर ईशा का दिल काफ़ी देर तक बेचैन रहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतनी छोटी सी बात का भी ख्याल रखेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि देशमुख परिवार की नॉर्थ ऑफ द रिवर राज्यों में बगावत भड़काने की कोशिश नाकाम रही। ये सचमुच गलत नहीं था। ऐसे महान गुरु से दुश्मनी मोल लेना, देशमुख परिवार, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। एक पल की भावुकता के बाद ईशा ने खुद को संभाला, दिग्विजय का व्हाट्सएप ढूंढा और देवांश के निर्देशों का पालन करते हुए एक मैसेज ड्राफ्ट करके उसे भेज दिया। दूसरी तरफ से जल्दी ही रिप्लाई आया, तुमने बहुत मेहनत की है। पूरा देशमुख परिवार तुम्हारा स्वागत करने के लिए सड़कों पर कतार में खड़ा होगा। देशमुख परिवार के होनहार सिपाही की शानदार वापसी का इंतजार कर रहा है। अगर पहले की बात होती तो ईशा ये जवाब देखकर बहुत खुश होती, यह महसूस करते हुए कि उसने दिग्विजय के दिल में कई नंबर बना लिए हैं और देशमुख परिवार के मुखिया के पद के एक कदम और करीब आ गई है। लेकिन अब स्क्रीन पर भरे पाखंडी शब्दों को देखकर ईशा को केवल अपने दिल और दिमाग में नफरत महसूस हुई। साफ तौर पर उसके माता पिता को बंधक बनाकर रखना और फिर भी ऐसा बड़प्पन वाला नाटक करना सचमुच घिनौना था। दिग्विजय, जब वक्त आएगा मैं अपने माता पिता को देखना चाहती हूँ, वरना आप ये फॉर्मूला पाने की बात भूल सकते हैं। ईशा ने जवाब दिया, फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी, अपनी कार की चाबियां उठाईं और निकल गई। उधर देवांश ने पहले अपने फ़ोन पर छत्रपति संभाजी नगर के लिए हाई स्पीड ट्रेन का टिकट खरीदा, फिर ईशा को पहुंचने का समय भेजा और उसे एक्सीलरेटर से पैर थोड़ा हल्का रखने को कहा ताकि वह बहुत जल्दी न पहुंच जाए। हाई स्पीड ट्रेन वाकई कार से 1 या 2 गुना तेज थी, लेकिन यह इस तथ्य की भरपाई नहीं कर सकती थी कि हाई स्पीड ट्रेन का प्रस्थान समय ईशा के निकलने के 3 घंटे बाद था। हाई स्पीड ट्रेन का सफ़र केवल 2 घंटे का था, इसलिए अगर ईशा अभी निकलती तो 5 घंटे काफ़ी से ज़्यादा होंगे। अगर ईशा बहुत जल्दी पहुंच गई और देशमुख परिवार ने उसे प्रताड़ित किया तो वह उसे बचाने के लिए समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। देवांश के मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद ईशा का जवाब आया, चूंकि आप मेरे साथ नहीं आ रहे तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आप देशमुख परिवार में सब कुछ खुद ही संभाल सकते हैं। देवांश ने यह मैसेज देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसने जवाब दिया, अगर तुम सामने नहीं आओगी तो क्या तुम्हें लगता है कि दिग्विजय बाहर आएगा? ये मैसेज भेजने के बाद ईशा ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, वाकई उसके शक करने वाले स्वभाव के साथ उसने मेरे द्वारा खबर लीक करने और आपके जवाब मांगने आने की संभावना पर जरूर विचार किया होगा। इसलिए अगर मैं सामने नहीं आई तो वह निश्चित रूप से प्रकट नहीं होगा। वह शायद तब तक इंतजार करे जब तक कि मैं वहां थोड़ी देर के लिए न रहूं और उसे यकीन न हो जाए कि बाहर आना सुरक्षित है। ये देखकर कि ईशा समझ गई है, देवांश ने और कुछ नहीं कहा।
उसने अपना फ़ोन रखा, एक टैक्सी रोकी और नक्षत्र विला की ओर चल पड़ा। रवाना होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। जल्दी जाने का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना होता, इसलिए बेहतर था कि समय का सदुपयोग किया जाए और कुछ और औषधीय गोलियां बनाई जाएं। जब चलने का समय करीब आया तो लगभग 7 बज चुके थे। गर्मियों में इस समय सूरज नहीं डूबता था, लेकिन सर्दियों में आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। देवांश के पहाड़ से नीचे उतरने के बाद वह एक खुली सड़क तक दौड़कर गया और फिर हाई स्पीड रेल स्टेशन के लिए टैक्सी रोकी। टैक्सी वाले ने जब सुना कि देवांश का टिकट 7:20 का है तो उसे डर लगा कि कहीं देवांश को देर न हो जाए, इसलिए उसने टैक्सी को पूरे रास्ते तूफान की तरह दौड़ाया। देवांश ये देखकर हैरान था। उसने कई बार याद दिलाया, भाई साहब बस सामान्य तरह से चलाए, अगर छूट गई तो मैं दूसरी ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर कभी लेट नहीं होता। छोटे भाई तुम बस कसके बैठो। उस्ताद ने बात खत्म की, फिर एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और पूरी कार गोली की तरह भागी। फिर उसने भारी ट्रैफिक के बीच से गाड़ी निकाली, हर खाली जगह में घुसते हुए। उस्ताद आप कोल्हापुर से हैं, है ना? उस्ताद की ड्राइविंग शैली देखकर देवांश पूछे बिना नहीं रह सका। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उस्ताद ने तुरंत अपनी बोली में पुष्टि की। तुम कोल्हापुर वालों के अलावा क्या कोई दूसरी जगह मिल सकती है जहां कोई टैक्सी चलाकर इस स्तर तक पहुंच सके? देवांश थोड़ा निशब्द था। तुम कोल्हापुर के हो, क्या अपने ही शहर में टैक्सी चलाना बेहतर नहीं है? तुम्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने के लिए मेरे महाराष्ट्र मुंबई क्षेत्र में क्यों आना पड़ा? लेकिन टैक्सी वाले उस्ताद ने सोचा कि देवांश उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए उसने अपनी बोली में विनम्रता से कहा, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ खास नहीं, रोज की बात है। देवांश अब इस जिद्दी इंसान के साथ और माथापच्ची करने के मूड में नहीं था, इसलिए वह बस अपनी सीट पर पीछे झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कार चाहे कितनी भी हिचकोले खाए, देवांश पहाड़ की तरह स्थिर रहा। टैक्सी ड्राइवर की कुशल पैंतरेबाजी के तहत देवांश आखिरकार स्टेशन पर आधा घंटा पहले पहुंच गया, देवांश के शुरुआती अनुमान से 15 मिनट पहले। छोटे भाई कैसा रहा, देर नहीं हुई ना? ड्राइवर ने गर्व से पूछा। जबरदस्त, देवांश ने उसे थम्स अप दिया, फिर मुड़ा और स्टेशन के अंदर चला गया। देवांश अकेला था, अपनी जेब में चार्जर के अलावा उसके पास कोई सामान नहीं था। स्टेशन में दाखिल होने के बाद देवांश ने संबंधित बोर्डिंग गेट ढूंढा, फिर एक सीट खोजकर सिया को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि वह किसी काम से शहर से बाहर जा रहा है और उसे अपना और पीहू का अच्छे से ख्याल रखने को कहा। पहले ऐसे मैसेज भेजने के बाद नतीजा आमतौर पर ऐसा होता था जैसे समुद्र में पत्थर फेंक दिया हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही देवांश बोर्डिंग के लिए कतार में खड़ा था, उसे वास्तव में सिया का रिप्लाई मिला जिसमें सिर्फ 4 सरल शब्द थे, सुरक्षित रहना। अध्याय 316, बच्चू मेरी नज़र तुम्हारी सीट पर है, चल सीट बदल ले। सिया का जवाब पाते ही देवांश ठाकुर को ऐसा लगा जैसे बर्फीली दुनिया में उसे अचानक गर्म सूप का प्याला मिल गया हो। उसके पूरे शरीर को एक अजीब सा सुकून मिला। चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, मुस्कुराता हुआ इमोजी। देवांश 3 सेकंड रुका और फिर तुरंत जवाब भेज दिया, लेकिन ये संदेश पत्थर की तरह डूब गया और ट्रेन चलने तक उसे सिया की तरफ से कोई दूसरा जवाब नहीं मिला। फिर भी देवांश बहुत संतुष्ट था। सिया से एक जवाब मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और तो और यह उसकी चिंता जताने वाला संदेश था, कुछ ऐसा जिसकी देवांश ने पहले कभी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपना फोन रखा, अपनी सीट पर पीछे की ओर झुका और 2 खाली सीटों से परे खिड़की के बाहर के रात के नज़ारे को देखने लगा। उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। पूरे 1 लाख साल उसने कष्ट सहे थे और अंत में समय और स्थान को पलटकर वर्तमान में वापस आया था। हालांकि शुरुआत नर्क जितनी कठिन थी, लेकिन उसने धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था। उसे विश्वास था कि अगर वह इसी तरह कोशिश करता रहा तो सिया का मन जरूर बदलेगा। बदलते हुए सकारात्मक हालात के बारे में सोचते हुए देवांश को लगा कि उन 1 लाख सालों में उसने जो भी पीड़ा सही वह सब वसूल हो गई। जैसे ही उसने ये सोचा, देवांश के होंठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। उसके गजब के रूप के साथ मिलकर उस मुस्कान ने वहां से गुजरने वाली महिला यात्रियों का दिल धड़का दिया, मानो वे इसे संभाल ही न पा रही हों। हेलो, क्या मुझे रास्ता मिलेगा? देवांश ने इस बार बिजनेस क्लास की सीट नहीं खरीदी थी, बल्कि सेकंड क्लास की सीट ली थी। और सीट भी रैंडम मिली थी, 3 की कतार में गलियारे वाली सीट। बोलने वाली 20-22 साल की एक लड़की थी जिसने दूधिया सफ़ेद स्वेटर पहना था और हाथ में जैकेट पकड़े हुए थी। वह लंबी और खूबसूरत थी। देवांश ने ऊपर देखा, तसल्ली की कि वह उसी से बात कर रही है, और फिर उसे जाने देने के लिए खड़ा हो गया। जिस पल उसने ऊपर देखा, स्वेटर वाली लड़की को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके मुंह से बस आह निकलते निकलते रह गई। देवांश के गलियारे में खड़े होने के कई सेकंड बाद तक वह उसे ही देखती रही,
फिर होश में आते ही उसने थोड़ा सा मुड़कर अपने पीछे खड़ी उस खास शख्सियत से कहा, बेला तुम पहले जाओ। तभी देवांश को एहसास हुआ कि स्वेटर वाली लड़की अगर औसत से ऊपर थी तो उसके पीछे खड़ी युवती तो खूबसूरती में उससे मीलों आगे थी। खासकर उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा जो रोशनी में ऐसी चमक रही थी मानो छूने भर से मैली हो जाएगी। उसकी सुराहीदार कोमल गर्दन में ओवर ईयर हेडफोन लटके थे जिनके सफ़ेद ये कप्स उसकी त्वचा के साथ खूब जंच रहे थे। उसका व्यक्तित्व ऐसा था और उसने जो कमाल की टाइट्स पहन रखी थी वे उसे किसी भी नज़रिए से कशिश खन्ना या ईशा देशमुख वाली श्रेणी में खड़ा करती थीं। ऐसी लड़कियां किसी भी यूनिवर्सिटी में निर्विवाद रूप से कैंपस ब्यूटी ही होती होंगी। हालांकि देवांश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस थोड़ी हैरानी हुई कि आजकल क्या सुंदरियों की कोई बाढ़ आ गई है। उसने तो आखिरी समय में टिकट खरीदा था और फिर भी उसे एक कैंपस ब्यूटी लेवल की लड़की मिल गई। अगर अभी समय और माहौल सही होता तो देवांश अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोई मंत्र जरूर पढ़ता, ये देखने के लिए कि क्या हाल ही में उसकी कुंडली में कोई प्रेम योग तो नहीं बन रहा। शुक्रिया, देवांश के बैठने के बाद स्वेटर वाली लड़की ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा। देवांश ने शिष्टता से जवाब दिया, कोई बात नहीं। उसका इन दोनों युवतियों के साथ ज्यादा बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसका रवैया थोड़ा ठंडा ही रहा। लेकिन स्वेटर वाली लड़की अपनी शुरुआती झिझक से उबरने के बाद काफी उत्साह दिखाने लगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया व्यास है। प्रिया ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। देवांश ठाकुर। देवांश ने सिर हिलाया लेकिन हाथ नहीं मिलाया। ये देखकर प्रिया एक बार फिर प्रभावित हो गई। उसे लगा कि देवांश जरूर एक आत्मसम्मान वाला लड़का है और अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बन सकी तो उसे उसके धोखा देने की चिंता नहीं करनी होगी, इसलिए वह और भी ज्यादा घुलने मिलने लगी। हालांकि खिड़की के पास बैठी वह शख्सियत ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक कौंध गई। उसे लगा कि देवांश अपने अच्छे लुक्स के बावजूद बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं समझता और जानबूझकर भाव खा रहा है। इसलिए उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया, हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और संगीत सुनने लगी। प्रिया पहले देवांश का परिचय उससे कराना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करते देख उसने तुरंत सफाई दी, यह मेरी क्लासमेट है, बेला बख्शी। यह अक्सर थोड़ी शांत रहती है तो आप इसका बुरा मत मानना। देवांश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, यह जताते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक कॉलेज की सुंदर लड़की वह उसकी दिव्य चक्षु में जगह नहीं बना सकती थी। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की। बेशक ज्यादातर प्रिया ही बोल रही थी और देवांश को पता चला कि वे दोनों पुणे यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं। इस बार उनकी सर्दियों की छुट्टियां थीं, इसलिए वे साथ में छत्रपति संभाजी नगर वापस जा रही थीं। और प्रिया की बातों से देवांश को यह भी पता चला कि यह बेला बख्शी सचमुच एक कैंपस ब्यूटी है और पुणे यूनिवर्सिटी में उसके चाहने वालों की लंबी कतार है। इससे ये समझना आसान हो गया कि वह इतनी घमंडी क्यों थी। दूसरों द्वारा लगातार तारीफ मिलने पर इंसान का खुद को खो देना स्वाभाविक है। और क्या आप भी छत्रपति संभाजी नगर जा रहे हैं? प्रिया ने उम्मीद से पूछा। हाँ, प्रिया की आंखें चमक उठी। क्या आपका घर छत्रपति संभाजी नगर में है या आप घूमने जा रहे हैं? अगर आप घूमने जा रहे हैं तो हम आपकी गाइड बन सकती हैं। एक तरह से घूमना ही समझो, लेकिन ये बस एक दिन की यात्रा है। तो आपके इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया। अगर देशमुख परिवार के लोग ये सुनते तो शायद गुस्से से खून की उल्टियां कर देते। तुम साफ तौर पर छत्रपति संभाजी नगर में हमारे देशमुख परिवार से निपटने आ रहे हो और तुम्हारे मुंह से यह एक दिन की पिकनिक लग रही है। क्या तुम सच में हमारे देशमुख परिवार को गंभीरता से नहीं लेते? ओह अच्छा, प्रिया ने मायूसी से कहा। तभी 3-4 रईसजादे जो सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स में लदे थे, कोच के अगले हिस्से से चले आ रहे थे। वे बिल्कुल बिगड़े हुए अमीरजादे लग रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। उन्हें पास आते देख प्रिया, जो अब तक उत्साह से बात कर रही थी, एकदम से सहम गई। उसने हड़बड़ाहट में अपने बगल में बैठी बेला को कोहनी मारी और उसे इशारे किए। ये देख, बेला ने सामने देखा और उसकी नाजुक बाहें तुरंत तन गईं। ये लोग ट्रेन में क्या कर रहे हैं? प्रिया ने ये सुना और घबराहट में सिर हिलाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। हमने आखिरी समय में टिकट खरीदे थे तो कायदे से उन्हें ट्रेन में नहीं होना चाहिए था। बेला, अब हम क्या करें? घबराओ मत, जब तक हम छत्रपति संभाजी नगर सही सलामत पहुंच जाते हैं वे हमारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेला ने खुद को संभाला और प्रिया को तसल्ली दी। ये सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली। अब तो 2 घंटे से भी कम का रास्ता बचा है, उन्हें हंगामा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? बेला ने सिर हिलाया। उसकी बाहें अभी भी तनी हुई थीं। मुझे बस डर इस बात का है कि वे हमें किसी बीच के स्टेशन पर उतार न लें। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। भले ही यह हाई स्पीड ट्रेन थी, लेकिन वे लोग सच में ऐसा करने की जुर्रत कर सकते थे। और जब तक रेलवे पुलिस पहुंचती तब तक शायद वे उन्हें स्टेशन से बाहर खींच चुके होते। और उनके रुतबे और हैसियत को देखते हुए अगर रेलवे पुलिस आ भी जाती तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती।
अगर वे सच में स्टेशन से बाहर ले जाई गईं, तो प्रिया को अच्छे से पता था कि उनका अंजाम क्या होगा। बलात्कार तो फिर भी कम भयानक होता, उसे डर था कि वे दरिंदे बारी बारी से उन्हें नोच डालेंगे। ये सोचते ही प्रिया का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया, और तभी उस गिरोह की नज़र बेला पर पड़ी और वे गंदी मुस्कान के साथ उनकी ओर बढ़ाए। ओए छोटू, ये सीट इस यंग मास्टर को पसंद आ गई है, चल सीट बदल ले। अध्याय 317। देवांश, छोड़ो ना, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम मुझसे बात कर रहे हो? देवांश ने सिर उठाया और इत्मीनान से पूछा, सामने खड़े अरमानी सूट वाले रईसजादे को देखते हुए। क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हारे अलावा इस कतार में कोई और है जिसे छोटू कहा जा सके? चल रास्ता दे। रईसजादे ने त्योरी चढ़ाई, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसे लगा कि देवांश जानबूझकर अनजान बन रहा है। ये सुनकर देवांश ने प्रिया और बेला की तरफ देखा और फिर उनकी डरी हुई नज़रों के बीच धीरे से खड़ा हो गया। देवांश ने प्रिया और बेला की सारी बातें सुन ली थीं। सच कहूं तो वह इन दुनियावी झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहता था। वह कोई मसीहा नहीं था। वह तो बस अपनी बेटी को एक पूरा जीवन देने, अपनी पत्नी सिया को फिर कभी पछतावा न होने देने और अपने माता पिता और रिश्तेदारों को खुशी से अपना जीवन जीने देने के लिए वापस आया था। बस इतना ही। बाकी दूसरों का, चाहे वे जिए या मरें, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक साधना गुरु था जिसने 1,00,000 साल जिए थे और उसे इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने गलती यह की कि उन्होंने बुनियादी तमीज़ भी नहीं दिखाए। अगर तुम थोड़े भी विनम्र होते और मुझे पिताजी कहकर बुलाते, तो मैं, देवांश ठाकुर, तुम्हें सीख दे सकता था। लेकिन चूंकि तुमने अहंकार दिखाने की जिद की है, तो फिर मुझे दोष मत देना। अगर मैं तुम्हारे गाल सूजने तक तमाचे न जड़ूं, तो ये तुम्हारी हैसियत की तौहीन होगी। देवांश को खड़ा होते देख प्रिया की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी, जबकि बेला की नज़रें, जो पहले उपेक्षापूर्ण थीं, अब पूरी तरह तिरस्कार में बदल गईं। ये सच में रीढ़ की हड्डी के बिना वाला इंसान है जो सिर्फ दिखावा करना जानता है, बेला ने मन ही मन सोचा, फिर आह भरी, लेकिन ठीक ही है। वरना अगर वह जबरदस्ती आगे आता तो यह उसके लिए ही हानिकारक होता। बच्चू, कम से कम तुझे अपनी भलाई तो पता है। मेरी सीट बिजनेस क्लास में है, जल्दी जा और मजे कर। रईसजादे ने टिकट आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर वही घमंड था जो किसी बड़े आदमी में होता है। लेकिन देवांश ने टिकट नहीं लिया। इसके बजाय वह मुस्कुराया, मैं तुम्हें सीट देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इसलिए कि बैठे बैठे जगह बहुत कम थी और मैं अंगड़ाई नहीं ले पा रहा था। ये शब्द निकलते ही सबके चेहरों के भाव एक साथ बदल गए। प्रिया और बेला की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत के बारे में सोचते ही वह किरण बुझ गई और उसकी जगह एक गहरी बेबसी ने ले ली। जहां तक उस रईसजादे और उसके साथियों की बात थी, उनके चेहरे पहले तो सन रह गए, फिर तुरंत तिरस्कार से भर गए। अबे, तेरी बातों से लग रहा है कि तू हम भाइयों के साथ दो हाथ करने का प्लान बना रहा है, रईसजादे ने कहा, फिर हिकारत से हंसा। बच्चू, तू जानता भी है हम कौन हैं। अगर अपनी भलाई चाहता है तो दफा हो जा। देवांश कुछ करने ही वाला था कि उसने बेला को, जो अब तक चुप थी, कहते सुना, देवांश, रहने दो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, बस सीट बदल लो, हम बाद में कुछ सोच लेंगे। बेला को जो एकमात्र उपाय सूझा वह था समय निकालना। जब तक वे किसी बीच के स्टेशन पर जबरन उतारी नहीं जाती और छत्रपति संभाजी नगर पहुंच जाती, वे सुरक्षित रहती। मेरा तुम्हारे मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस उस एक वाक्य के लिए मैं तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर तक सुरक्षित पहुंचने की गारंटी देता हूं, देवांश ने शांति से कहा। 1,00,000 साल की साधना के बाद भी देवांश के अंदर अभी भी एक भावुक हृदय धड़कता था। अगर कोई उसके साथ अच्छा था तो वह उसका बदला 10 गुना चुकाता था। इसलिए पहले वह केवल इन रईस बिगड़े हुए बच्चों को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उनका रवैया उसके प्रति खराब था। लेकिन अब देवांश ने अपना मन बदल लिया था। उसने फैसला किया कि वह थोड़ी देर के लिए इन दोनों युवतियों की रक्षा करेगा। बेला उसकी बातों से स्तब्ध रह गई और फिर उसकी आंखों में गहरी निराशा छा गई। यह एक और गर्म खून वाला है जो सलाह नहीं सुनेगा। ये जोशीला लगता है, लेकिन असल में बेहद बेवकूफ़ है। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन यह मामला आखिरकार उनकी वजह से ही शुरू हुआ था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं, जो तुम ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? देवांश मुस्कुराया, कोई बात नहीं, चाहे वे कोई भी हों, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेला ने अपना सिर हिलाया, पूरी तरह हार मान ली। ये लड़का न केवल बेवकूफ़ है, बल्कि घमंडी भी है। खैर, मैंने उसे समझाने की कोशिश कर ली। अब वह जिए या मरे, मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अरमानी पहने उस रईसजादे ने देवांश का आत्मविश्वास देखकर एक पल के लिए जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने टटोलते हुए पूछा, दोस्त, तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते। तुम छत्रपति संभाजी नगर के तो नहीं होने चाहिए, है ना?
क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ से हो और क्या काम करते हो? करजत, मुंबई से, फिलहाल बेरोजगार हूँ। देवांश जानता था कि सामने वाला उसकी हैसियत नापने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सच बताने में कोई हर्ज नहीं था। करजत, हा, मुझे लगा तुम्हारा कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा, लेकिन तुम तो एक छोटे से कस्बे के गंवार निकले। हा, ये सुनकर बाकी रईसजादे इतना हंसे कि वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे। बेला ने बार बार अपना सिर हिलाया, मन ही मन कोसा, ये लड़का सच में अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ़ है। क्या वह सामने वाले की चाल भी नहीं समझ सकता? हालांकि रिकी सालियान एक असहनीय बदमाश है, लेकिन दिमागी खेल में वह वाकई किसी कस्बे के लड़के से कहीं आगे है। बेला की नज़र में रिकी कम से कम ये जानता था कि माहौल के हिसाब से कैसे ढलना है, और सामने वाले की ताकत जाने बिना उसने पहले विनम्र बनकर पूछताछ करना सही समझा। इसके विपरीत देवांश बिना दिमाग के बैल की तरह था, जो केवल सिर झुकाकर आगे बढ़ना जानता था। इसका एक ही नतीजा होगा, खुद को बुरी तरह पिटवाना। कौन बेहतर था और कौन बेकार, ये साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अचानक याद आया, कुछ समय पहले मैंने करजत के ही किसी को पीटा था। मुझे लगता है उसका नाम तुषार यादव था। वह भी कहता था कि उसके पिता कोई बड़े अधिकारी हैं। क्या तुम उसे जानते हो? अरमानी पहने रईसजादे ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ डींग मारी। उसका मतलब साफ था, मैं तो बड़े बड़े अधिकारियों के बेटों को पीटने की हिम्मत रखता हूँ, तुम किस खेत की मूली हो? लेकिन ये सुनने के बाद देवांश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, क्योंकि यह तुषार यादव उसका हाई स्कूल का क्लासमेट था। हालांकि इस दुनिया में एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं, लेकिन करजत में निश्चित रूप से केवल एक ही तुषार था जिसके पिता एक बड़े अधिकारी थे। हालांकि तुषार के साथ उसका रिश्ता कुणाल जितना गहरा नहीं था, लेकिन तुषार ने भी अतीत में उसका काफी ख्याल रखा था। यहाँ तक कि जब उसकी हालत खराब हो गई थी, तब भी तुषार समय निकालकर और लंबी दूरी तय करके पीहू से मिलने आया था, और जबरदस्ती पीहू को शगुन का लिफाफा भी दिया था। देवांश स्वाभाविक रूप से इस एहसान को नहीं भूलेगा। तो अब इस रईसजादे के साथ उसकी दुश्मनी न केवल बेला और प्रिया के बारे में थी, बल्कि उसके पुराने क्लासमेट के बारे में भी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने तुषार को पीटा था? देवांश ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। रईसजादे ने ये सुना और तुरंत ठहाका लगाकर हंसा। क्या मुझे ऐसी बात पर मजाक करने की जरूरत है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम वापस जाकर उससे पूछ सकते हो। क्या उसके गाल पर पड़े 3 तमाचे जोरदार थे? हा, क्या तुम यह इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम डर गए? बेशक, मैं, तेरा बाप, अधिकारी के बेटे को पीटने की हिम्मत रखता है। थोड़ी सी भी पावर वाला कोई भी इंसान डर से कांप जाएगा, तो तुम जैसे गंवार की क्या बिसात। अच्छा है कि तुम्हें डर पता है। मुझसे माफी मांगो और मैं मान लूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वरना इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देवांश की बेहद धीमी आवाज सुनी, अभी मेरी नजरों से दफा हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने से पहले मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। देवांश अब बहुत गुस्से में था। अगर पहले वह केवल उन्हें कुछ थप्पड़ मारने और इन रईसजादों को सबक सिखाने का इरादा रखता था, तो अब उसके मन में मारने की नीयत थी। इसलिए जब वह रईसजादा अभी भी बोल रहा था, देवांश ने उन सभी पर अपनी निशानदेही कर दी थी। भले ही वे दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाएं, देवांश एक ही विचार से तुरंत उनकी जगह का पता लगा सकता था। यह आखिरकार एक हाई स्पीड ट्रेन थी। इतने सारे लोगों के सामने उन्हें मौत की भीख मांगने की हद तक तड़पाना अनावश्यक मुसीबत खड़ी कर सकता था, इसलिए उन्हें बस माफ करना बेहतर था। आखिरकार उसे अभी भी देशमुख परिवार के पास जाना था। इस मामले में देरी नहीं की जा सकती थी, वरना ईशा की जान खतरे में पड़ सकती थी। बेला और प्रिया दोनों ने ये सुनकर मन ही मन आह भरी, यह महसूस करते हुए कि देवांश बहुत ज्यादा घमंडी और खुदगर्ज है। ऐसे समय में भी वह इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखता था। क्या उसे पता नहीं था कि वह जितना ज्यादा इस तरह का व्यवहार करेगा, अंत में उतना ही ज्यादा अपमानित होगा। साले, तू खुद को समझता क्या है? गारंटी देता है कि हाथ नहीं उठाएगा। आ जा, अगर तुझ में गुर्दा है तो दिखा मुझे क्या कर सकता है। मैं तुझे बता रहा हूँ, जो मैं, रिकी भाई, करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं आज इन दोनों लड़कियों को लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखूं कि तू, दोगला, इनकी रक्षा कैसे कर सकता है। वह रईसजादा, जो खुद को रिकी भाई कह रहा था, ने देवांश की नाक की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया। अध्याय 318। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या मेरे थप्पड़ की गूंज काफी तेज थी? देवांश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कोई मंत्र या आंतर शक्ति इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सीधे अपना बायां हाथ उठाया, रिकी सालियान की उंगली पकड़ी और उसे आगे की तरफ मरोड़ दिया। एक कुरकुरी चटाक के साथ उंगली की हड्डी टूट गई। रिकी सालियान दर्द से चीख पड़ा, देवांश के सामने एक घुटने पर गिर गया और अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ देवांश की पकड़ में लोहे की तरह जकड़ा हुआ था, और चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, सब बेकार था। मैं तेरी
इससे पहले कि रिकी आखिरी शब्द बोल पाता, देवांश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 3 तेज तड़ाक के साथ रिकी के चेहरे पर तमाचे जड़ दिए। पूरे 3 थप्पड़ खत्म करने के बाद देवांश थोड़ा नीचे झुका और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या आवाज़ काफ़ी तेज थी? तेजी से हुए इस बदलाव ने न केवल आसपास के यात्रियों को चौंका दिया, बल्कि प्रिया और बेला को भी हिलाकर रख दिया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे देवांश को अविश्वास से घूरने लगीं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि देवांश वास्तव में रिकी सालियान पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। और उसने न केवल रिकी की उंगली तोड़ी, बल्कि उसे 3 थप्पड़ भी मारे। जैसे कि इतना ही काफ़ी नहीं था, थप्पड़ मारने के बाद उसने ये भी पूछा कि क्या थप्पड़ तेज थे। इस दुस्साहस ने दोनों युवतियों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने पहले सुना था कि रिकी ने करजत के किसी बड़े बाप के बेटे को थप्पड़ मारा था और उन्हें लगा था कि देवांश पीछे हट जाएगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने देवांश की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि वह बस हवाबाजी कर रहा है। उन्हें विश्वास नहीं था कि देवांश वास्तव में कुछ करेगा। उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उनके खुद के मुंह पर एक करारा तमाचा था, और साथ ही इसने उन्हें देवांश के लिए चिंतित भी कर दिया। बेला, अब हम क्या करें? उसने रिकी को मारा है, मुझे डर है कि वह छत्रपति संभाजी नगर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। बस छत्रपति संभाजी नगर तक का इंतजार करो, फिर मैं उदय काका से मदद मांगूंगी, बेला ने धीमी आवाज में कहा। उदय काका छत्रपति संभाजी नगर में उसकी आखिरी उम्मीद थे। जब उसने कहा था कि वे छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने के बाद ठीक हो जाएंगी, तो वह इसलिए था क्योंकि उसके पास उदय काका का सहारा था। और प्रिया ने बेला को उदय काका का नाम लेते सुना तो उसने भी थोड़ी राहत की सांस ली। जाहिर है, उदय काका का रुतबा छत्रपति संभाजी नगर में काफी ऊंचा लग रहा था। प्रिया को शांत होते देख बेला की चिंता और गहरी हो गई। उदय काका उनकी रक्षा तो कर सकते थे, लेकिन शायद वे देवांश की रक्षा न कर पाएं। आखिरकार उन्होंने रिकी की उंगली नहीं तोड़ी थी या उसे थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन देवांश का मामला अलग था। कहावत है, इंसान की इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए। उसने इतने सारे लोगों के सामने रिकी के मुंह पर तमाचा मारा था और यह भी पूछा था कि क्या ये काफी तेज था। ये तो जानलेवा दुश्मनी मोल लेने के बराबर था। ये सोचते हुए बेला ने देवांश की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि यह लड़का भले ही बेहद बेवकूफ़ है, लेकिन उसने फैसला लेने में देरी नहीं की और उसमें कुछ तो दम है। लेकिन इससे देवांश के लिए उसकी राय बहुत अच्छी नहीं हुई। वह अभी भी उसे बहादुर लेकिन बेवकूफ़ मानती थी, जो सामने वाले की हैसियत समझे बिना काम करता था। ये सिर्फ पार्श्विक ताकत थी और इससे वह अंततः कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। रिकी सालियान देवांश के 3 थप्पड़ों से सन्न रह गया था, यहाँ तक कि वह अपनी उंगली का दर्द भी भूल गया था। आसपास के यात्री काफी देर से चर्चा कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फोटो और वीडियो लेने के लिए अपने फोन भी निकाल लिए थे। तभी रिकी को होश आया। उसने अपना सिर उठाया, मुंह खोला और गाली दी, मैं तुझे। लेकिन पहले की तरह, इससे पहले कि वह गाली पूरी कर पाता, देवांश ने फिर से अपना हाथ उठाया और 3 और करारे थप्पड़ जड़ दिए, जिससे रिकी का सिर चकरा गया और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। और उसका पहले से ही लंपट चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया। अब तो उसके करीबी भी उसे पहचान नहीं पाते। फिर भी देवांश, अभी भी शांत और संयमित, ने पूछा, क्या आवाज काफी तेज थी? ये सुनकर रिकी ने जोर से सिर हिलाया। काफी देर बाद उसे होश आया, फिर वह अचानक पलटा और चिल्लाया, तुम सब सालों खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग इस कमीने को मेरे लिए जान से नहीं मारोगे? उसके पीछे खड़े 3 लोगों ने शायद देवांश जैसा खूंखार इंसान कभी नहीं देखा था, इसलिए वे भी उसकी हरकतों से डर गए थे। अब रिकी की बात सुनकर वे अपनी बेहोशी से जागे और मुट्ठियां भींचकर देवांश की ओर लपके। ये देख आसपास के लोगों की सांसें अटक गईं। प्रिया ने तो देवांश को संभल कर भी चिल्लाया। जाहिर है, उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि देवांश अकेले 3 लोगों से लड़ सकता है। यहाँ तक कि बेला भी देवांश के लिए परेशान हुए बिना न रह सकी। हालांकि देवांश ने केवल अपना दाहिना पैर उठाया और तीनों आदमियों को लगातार 3 लात मारी। 3 धड़ाम की आवाज़ों के साथ उसने उन सभी को पीछे की ओर उड़ा दिया। पेट में हुए भयानक दर्द ने तीनों आदमियों को जमीन पर कीड़े की तरह सिकोड़ दिया। वे काफी देर तक हिल भी नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कोच में मौजूद हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके चेहरों पर सदमा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये देखने में शरीफ और सुंदर नौजवान इतना माहिर लड़ाका होगा। लेकिन देवांश ने उनके विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से अपना दाहिना हाथ उठाया, रिकी को 3 और थप्पड़ मारे और फिर से पूछा, क्या आवाज काफी तेज थी? ये देखकर कि उसके गुर्गे देवांश के एक वार को भी नहीं झेल पाए और सब जमीन पर पड़े हैं, रिकी अब बिना किसी सहारे के देवांश को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने बार बार सिर हिलाया और अपने मुंह से एक ही शब्द निकाला, तेज।
क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, देवांश ने जानबूझकर कहा, फिर हाथ उठाया और 3 और थप्पड़ जड़े। मैं फिर पूछता हूँ, क्या मेरे थप्पड़ काफी तेज थे? तेज थे, रिकी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम्हारे थप्पड़ बहुत तेज थे। और तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। देवांश ने आखिरी 3 शब्द बोले और हर शब्द के साथ एक थप्पड़ मारा। इस समय तक रिकी के मुंह के कोनों से खून बहने लगा था, तेज, बहुत तेज। रिकी लगभग किसी जानवर की तरह गुर्राया, उसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी, मानो वह देवांश को कच्चा चबा जाना चाहता हो। अगर तुम पहले ही इतनी जोर से बोल देते तो क्या यह आसान नहीं होता? देवांश ने उलाहने भरी नजरों से कहा, जिससे रिकी गुस्से से लगभग पागल ही हो गया। तो क्या तुम अभी भी सीट बदलना चाहते हो? देवांश ने फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पूछा। उसका यह मासूम रूप देखकर आसपास के यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। वे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यह नौजवान हिंसा और सौम्यता को इतनी आसानी से कैसे मिला सकता है। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, रिकी ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी देवांश को घूर रही थीं। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? बस एक आखिरी सवाल, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुषार को थप्पड़ मारने के लिए तुमने किस हाथ का इस्तेमाल किया था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिकी जम गया। वह जानता था कि देवांश के इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी देवांश को घूरते हुए, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जल्द ही उसने देवांश को अपना दाहिना हाथ फिर से उठाते देखा तो उसने जल्दी से बात बदल दी, हालांकि उसका लहजा अभी भी अकड़ वाला था। बच्चू, मुझे अभी जाने दे और मैं मान लूंगा कि कुछ नहीं हुआ, वरना जब हम छत्रपति संभाजी नगर पहुंचेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि मौत की भीख मांगना क्या होता है। मुझे धमकी दे रहे हो? देवांश ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। लेकिन मुझे धमकियों से ही सबसे कम डर लगता है। ज्यादा मत बोल, यह मत सोच कि तू अजेय है सिर्फ इसलिए कि तुझे लड़ना आता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुझसे बेहतर लड़ सकते हैं। इसके अलावा तेरा परिवार भी है ना? क्या वे सब भी लड़ने में इतने ही माहिर हैं? रिकी ने देवांश को अपनी शैतानी आंखों से घूरा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसका रूप पूरी तरह से भयानक लग रहा था, यहाँ तक कि देखने वालों को भी उसका चेहरा देखकर और उसकी बातें सुनकर अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। मुझे कहना पड़ेगा, तुम सच में अपने परिवार के लिए एक आज्ञाकारी बेटे हो। देवांश ने उसके गाल को थपथपाया, कुछ ऐसा कहते हुए जिससे सब थोड़े हैरान रह गए। हालांकि इतना कहने के बाद देवांश फिर बोला, चूंकि तुम नहीं बताओगे कि किस हाथ से थप्पड़ मारा था तो मैं मान लेता हूं कि दोनों हाथ शामिल थे, ठीक है? इतना कहकर देवांश ने रिकी की दाहिनी बीच वाली उंगली पकड़ ली और फिर बिना चेहरे का भाव बदले उसे आगे की तरफ मरोड़ दिया। अध्याय 319। क्या तुम्हें लगा कि थोड़ा कुंग-फू आता है तो तुम अजेय हो? चटाक, एक कुरकुरी आवाज के बाद रिकी सालियान की दाहिनी बीच वाली उंगली तुरंत उल्टी दिशा में टूट गई। आह, क्या बक! रिकी के मुंह से तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी हो पाती, एक दर्द जो सीधा उसके दिल तक पहुंचा, उसने फिर से उसके दाहिने हाथ पर हमला किया। उसकी दाहिनी अनामिका उंगली उल्टी दिशा में टूट गई थी। कहते हैं कि 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं और इस दर्द ने इसे सच साबित कर दिया। आसपास के यात्री जो सिर्फ किनारे से देख रहे थे, डर के मारे कांप उठे। उनके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि देवांश ऐसा करने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहा है, और उन्हें ये कल्पना करना और भी मुश्किल लग रहा था कि रिकी इसे कैसे सहन कर पा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी रिकी, जो पहले इतना जिद्दी था, अब उसमें पहले वाली रीढ़ नहीं बची थी। वह हाथ हिलाते हुए और सिर हिलाते हुए देवांश को और न मारने का इशारा करने लगा। वह बुरी तरह से बोलना चाहता था, लेकिन तेज दर्द ने उसकी आवाज छीन ली थी। हालांकि देवांश ने रिकी को हाथ हिलाते हुए देख लिया था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसकी दाहिनी छोटी उंगली तोड़ने के बाद ही उसने रिकी के हिलते हुए बाएं हाथ को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो और मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है कि थप्पड़ मारने वाला ये हाथ था? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इतना कहकर देवांश ने बेदर्दी से रिकी के बाएं हाथ की उंगलियां पकड़ लीं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चारों उंगलियां एक साथ तोड़ दीं। सबने केवल रिकी को मुंह खोलते और आसमान की ओर देखते हुए देखा, लेकिन उन्हें उसके मुंह से एक भी आवाज सुनाई नहीं दी और वह केवल 10-12 सेकंड ही टिक पाया और फिर हार मान गया। दर्द से बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक देवांश की बात थी, जिसने ये सब किया था, उसने केवल अपने हाथ झाड़े जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो और इसे दिल पर भी नहीं लिया। दफा हो जाओ, देवांश ने दूर जमीन पर दुबके हुए तीनों लोगों पर हल्का सा चिल्लाया और वे तुरंत आवारा कुत्तों की तरह उठने के लिए संघर्ष करने लगे और फिर अगले कोच की ओर भागे। रुको, देवांश ने धीरे से कहा और तीनों तुरंत ऐसे जम गए जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। इस कचरे को भी अपने साथ ले जाओ। तीनों ने देवांश को जमीन पर पड़े रिकी की ओर इशारा करते देखा, एक दूसरे को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सावधानी से देवांश की ओर बढ़े, इस डर से कि कहीं देवांश उन्हें फिर से न मारे।
जब उन्होंने रिकी का हाथ पकड़ा तभी वे मुड़े और बिजली की गति से अगले कोच की ओर भागे। उनकी ऐसी रफ्तार शायद ही कभी दुनिया में देखी गई हो। और देवांश अपनी पुरानी सीट पर वापस आ गया था, जैसे कि अभी अभी पूरे कोच को हिला देने वाले हंगामे से उसका कोई लेना देना ही न हो। जब देवांश बैठा तो प्रिया ने सहज रूप से पहले थोड़ा खिसकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही संभल गई, यहाँ तक कि देवांश के थोड़ा करीब झुक गई। ये वास्तव में काफी सामान्य था, कोई भी लड़की अभी देवांश का हिंसक रूप देखकर डर जाती। लेकिन प्रिया को जल्दी ही एहसास हुआ कि देवांश ने उनकी रक्षा के लिए रिकी के साथ इतनी क्रूरता की थी, इसलिए वह वापस अपनी जगह पर टिक गई, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए। देवांश भैया, शुक्रिया। प्रिया मुस्कुराए और उसका धन्यवाद किया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, डर का कोई नामोनिशान नहीं था। देवांश, शुक्रिया। बेला ने भी देवांश को सिर हिलाकर धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता ज्यादा थी। ये छोटी सी बात है, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। देवांश ने हाथ हिलाया, फिर अपने सामने रखी पत्रिका उठाई और उसे इत्मीनान से पढ़ने लगा। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर बेला बोली, देवांश, तुम अगले स्टेशन पर उतर क्यों नहीं जाते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देवांश ने ऊपर देखा और बेला से पूछा। अपने सामने बैठे उस आदमी को देखकर, जो बिना किसी मेकअप के ही कई मशहूर हीरो से ज्यादा चमक रहा था, और उसके अभी के बेरहम और हिंसक तरीकों को याद करते हुए बेला वास्तव में एक पल के लिए खो गई। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और गंभीरता से कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है? देवांश ने कंधे उचकाए, सब कुछ ठीक लग रहा है, क्या गड़बड़ है? इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने समय बाद भी एक भी रेलवे पुलिस वाला हालात देखने नहीं आया। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? बेला की नाजुक बाहें थोड़ी तंग गईं। देवांश ने इस असामान्यता को बहुत पहले ही भांप लिया था और वह ये भी जानता था कि रिकी और उसके लोगों ने रेलवे पुलिस से बात की होगी, ये कहते हुए कि मामला निजी तौर पर सुलझा लिया जाएगा और उन्हें इसे दबाने के लिए कहा होगा। लेकिन देवांश ने अनजान बनने का नाटक किया। शायद वे मेरी पिटाई से डर गए और पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। भोले हो तुम। बेला ने निराशा में सिर हिलाया। रिकी सालियान, जो बड़े बड़े अधिकारियों के बेटों को मारने की हिम्मत रखता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करेगा? तुषार मुझसे अच्छा लड़ाका नहीं है। देवांश हंसा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेला निशब्द थी, ये सोचते हुए कि देवांश वास्तव में एक ऐसा बैल है जिसमें हिम्मत तो है पर दिमाग नहीं। कोई रेलवे पुलिस इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने जरूर पुलिस से बात की होगी, ये कहते हुए कि वे इस मामले को आपस में निपटाना चाहते हैं और कानूनी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानते हो क्यों? बेला ने पूछा। देवांश ने सिर हिलाया। पिटने के बाद और पुलिस को न बुलाना, इसके अलावा और क्या हो सकता है सिवाय डर के? प्रिया, तुम इसे बताओ। बेला ने झुंझलाकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह वास्तव में ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती थी जो पूरी तरह से ताकतवर तो हो पर दिमाग से पैदल हो। ये सुनकर प्रिया ने पहले देवांश को माफी मांगने वाली नजर से देखा, फिर समझाया, क्योंकि अगर वे कानूनी रास्ते से जाते तो तुम्हारी हरकत को ज्यादा से ज्यादा जानबूझकर चोट पहुंचाना माना जाता, और अगर तुम्हें सजा भी होती तो वह ज्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन अगर यह निजी तौर पर निपटाया जाता है तो एक बार जब तुम छत्रपति संभाजी नगर की सीमा में प्रवेश करोगे तो उनके पास तुम्हें तड़पाने के कई तरीके होंगे। तथ्य यह है कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले को दबा दिया, इसका मतलब है कि वे तुम्हें जान से मारने का इरादा रखते हैं। ओह अच्छा। देवांश ने अचानक समझने का नाटक किया। इसलिए बेला चाहती है कि तुम ट्रेन से जल्दी उतर जाओ। जब तक ये छत्रपति संभाजी नगर का इलाका नहीं है और तुम लड़ने में इतने काबिल हो, वे निश्चित रूप से तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्रिया बोल रही थी, उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट झलक रही थी। मैं आप दोनों की अच्छी नीयत की कद्र करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, छत्रपति संभाजी नगर में भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिद्दी कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि वे कौन हैं? बेला, जो खिड़की से बाहर देख रही थी, खुद को रोक नहीं पाए और मुड़कर हल्के से झिड़की। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों दिख रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। देवांश मुस्कुराया, उसका चेहरा खिला हुआ और निश्चिंत था। ये सुनकर बेला लगातार सिर हिलाती रही और अंत में गहरी आह भरी, एक तरफ मुड़ी, बाहर की अंधेरी खिड़की को देखा और धीरे से बड़बड़ाई, घमंडी और खुदगर्ज, सोचता है कि थोड़ा सा मार्शल आर्ट आ जाने से वह जय हो गया। सच में हास्यास्पद है। देवांश ने ये साफ सुना, लेकिन उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई, बस मुस्कुराया और नजरअंदाज कर दिया। प्रिया बीच में बहुत अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन अंत में उसने फिर भी देवांश को समझाया, बेला भी तुम्हारे लिए चिंतित है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। देवांश ने अपनी पत्रिका पढ़ना जारी रखा। ये सुनकर प्रिया ने आगे कहा, वह आदमी अभी रिकी सालियान था, जो छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार के मौजूदा मुखिया का तीसरा बेटा है, इसलिए लोग उसे रिकी भाई या छोटा सालियान कहते हैं।
तुमने छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? देवांश ने सिर हिलाया। मैं महाराष्ट्र के इस इलाके से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। ये सुनते ही प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, अज्ञानता में ही सुख है, तभी तो तुमने रिकी सालियान के खिलाफ इतनी सख्ती से काम लिया। हमने तुम्हें ट्रेन से जल्दी उतरने की सलाह इसलिए दी क्योंकि हम छत्रपति संभाजी नगर में सालियान परिवार के प्रभाव से डरते हैं। अध्याय 320। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। क्या छत्रपति संभाजी नगर देशमुख परिवार का इलाका नहीं है? ये सालियान परिवार कब पैदा हो गया? देवांश ने काफी जिज्ञासा के साथ पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। नॉर्थ मुंबई अभी भी गुरु देवांश का इलाका है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नॉर्थ मुंबई में यशवर्धन खन्ना और जगदीश कपूर जैसे शक्तिशाली परिवार नहीं हो सकते? देवांश को सिर हिलाते देख प्रिया ने टटोलते हुए पूछा। चूंकि तुम नॉर्थ मुंबई से हो, तुमने गुरु देवांश के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? मैंने थोड़ा बहुत सुना है, पर ज्यादा नहीं, देवांश ने सच कहा। उसने वास्तव में दूसरों से अपने बारे में थोड़ा ही सुना था, और वह भी लगभग सब उसके विरोधियों से। क्या ये चिढ़ने वाली बात नहीं है? चूंकि तुमने गुरु देवांश के बारे में सुना है, तो तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर में सालियान परिवार का रुतबा समझना चाहिए। जैसे जैसे प्रिया बोल रही थी, उसका चेहरा बेवजह उतर गया। तुम्हारी बातों से क्या इसका मतलब यह है कि उनका रुतबा मुंबई में कपूर परिवार जैसा है? देवांश ने पूछा, काफी हैरान होकर। प्रिया ने सिर हिलाया। इतना भी ज्यादा नहीं। गुरु देवांश के सियांश ग्रुप का कामकाज कपूर परिवार की बेटी संभालती है। अगर सालियान परिवार अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले, तो भी कपूर परिवार की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सालियान परिवार ने छत्रपति संभाजी नगर में इतने सालों तक जो विकास किया है, उससे देशमुख परिवार के साथ उनके रिश्ते स्वाभाविक रूप से गहरे हैं। भले ही वे कपूर परिवार जितने प्रमुख न हो, लेकिन चंडीगढ़ के बड़े परिवारों की तुलना में वे काफी आगे हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रिया को महसूस हुआ कि बेला ने उसे कोहनी से धीरे से मारा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से सफाई दी। माफ करना, ये सब अंदरूनी बातें हैं, शायद तुम न समझो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि छत्रपति संभाजी नगर में अगर खुद कमिश्नर भी आ जाए, तो उसे सालियान परिवार के मुखिया का लिहाज करना पड़ता है। हकीकत तो यह है कि सालियान परिवार के मुखिया के बस एक फोन पर कि कमिश्नर को कब आना है, कमिश्नर को, भले ही वह मीटिंग में हो, समय पर पहुंचना पड़ता है। और अगर वह जल्दी आ गया और उसे इंतजार करने को कहा गया, तो उसे चुपचाप इंतजार करना पड़ता है। तो अब तुम समझे कि रिकी सालियान ने तुम्हारे उस अधिकारी के बेटे को थप्पड़ क्यों मारा, और उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे एक कमिश्नर की भी परवाह नहीं करते, तुम तो फिर भी आम इंसान हो। प्रिया रुकी, फिर बोली, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम लड़ सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। जब तुम मुंबई जाओगे, तो तुम्हारी ये कलाबाजियां वास्तव में उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी। जब अगला स्टॉप आए, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से ट्रेन से उतर जाओ। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी अपने हुनर पर थोड़ा भरोसा है, देवांश ने बहुत विनम्रता से कहा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? सालियान परिवार जैसे राक्षस का मुकाबला एक छोटे शहर का लड़का कैसे कर सकता है? प्रिया आगे समझाने ही वाली थी कि बेला ने उसे बीच में ही रोक दिया। रहने दो प्रिया, हमने जो कहना था कह दिया। चूंकि वह अपनी मनमानी करने पर तुला है और अपनी औकात नहीं जानता, तो उसे रहने दो। लेकिन अगर सालियान परिवार ने अपना कोई अंतर्शक्ति वाला एक्सपर्ट भेज दिया, तो वे इसे पीस डालेंगे। अगर हम इसे नहीं समझाएंगे, तो इसने रिकी को जैसे पीटा है, ये निश्चित रूप से अपनी जान गंवा बैठेगा, प्रिया ने चिंतित होकर कहा। बस एक अंतर्शक्ति एक्सपर्ट, कोई खास बात नहीं, देवांश ने सच कहा। बेला ने तुरंत नाक से कुड़ी। सुना तुमने? मुझे लगता है हमें इस महायुद्ध के बारे में बेकार चिंता नहीं करनी चाहिए। जब ये भुगतेगा, तब इसे पता चलेगा कि पछतावा क्या होता है। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बेला और प्रिया भी देवांश के घमंड से काफी चिढ़ गई थीं और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थीं। देवांश को इसकी परवाह नहीं थी, वह तो शांति और सुकून पाकर खुश ही था। समय तेजी से बीत गया। जब वे छत्रपति संभाजी नगर के आखिरी स्टॉप से आधे घंटे दूर थे, बेला ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। हेलो उदय काका, मुझे आपको एक काम के लिए परेशान करना है। मैं और मेरी 2 दोस्त थोड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या आप आधे घंटे में हाई स्पीड रेल स्टेशन पर हमें लेने आ सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक साफ आवाज आई। किसकी मजाल जो मेरी भतीजी उदय चौहान की भतीजी को हाथ लगाए। क्या वे जिंदगी से थक गए हैं? तुम रुको, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करता है। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया गया। हालांकि बेला की बातें सुनकर देवांश की भौहें थोड़ी तंग गईं। 2 दोस्त, क्या इस लड़की ने उसे भी शामिल किया? और यह उदय चौहान, उसने बिना ये पूछे ही तुरंत हाँ कर दी कि उसने किससे पंगा लिया है। या तो वह बेवकूफ़ है या उसे किसी का डर नहीं।
लेकिन चूंकि बेला ने मदद के लिए उसे ही फ़ोन किया तो वह बेवकूफ़ तो नहीं होना चाहिए। पर जब सालियान परिवार छत्रपति संभाजी नगर में इतना ताकतवर है तो आखिर उदय चौहान को किस बात का इतना भरोसा है। हालांकि यह मामला बेला की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उदय काका को बुलाते समय बेला ने तुम्हें भी शामिल कर लिया। तुम जल्दी से बेला का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? प्रिया ने खुश होकर कहा, जैसे कि उस उदय काका का आना सारी समस्याओं को हल कर सकता हो। देवांश बोलने ही वाला था कि बेला बीच में बोल पड़ी, जरूरत नहीं है, अब हिसाब बराबर है, हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। क्या वह उससे दूरी बनाने के लिए इतनी उतावली थी? देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने खुद पर हंसते हुए अपनी नाक छुई और जो शब्द उसकी जुबान पर थे वे नहीं बोले गए। वह बोलने वाला था बेला का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं, आखिरकार अगर यह उदय चौहान नहीं भी आता तो भी देवांश को कोई समस्या नहीं होती। बस चूंकि बेला को लगा कि हिसाब बराबर है तो देवांश ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार एक दूसरे का कुछ न लगना देवांश के लिए सबसे अच्छा था। उसे डर था कि यह लड़की कहीं कशिश खन्ना की तरह उससे चिपक न जाए और वह मुसीबत होगी। अरे देवांश भैया, क्या आप जानते हैं कि उदय काका कौन है? उनसे सुरक्षा पाना, आप जब नए साल पर अपने कस्बे वापस जाएंगे तो पूरे साल इसकी डींग मार सकते हैं। प्रिया ने कुछ ज्यादा ही उत्साह और गर्व से कहा, उसकी पिछली चिंताएं जैसे हवा हो गई थीं। देवांश को सिर हिलाते देख प्रिया ने परिचय दिया, उदय काका छत्रपति संभाजी नगर के उन कुछ गिने चुने अंतरशक्ति मार्शल आर्टिस्ट्स में से हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लघु सिद्धि प्राप्त कर ली है और महासिद्धि से बस एक कदम दूर हैं। प्रिया ने उत्साह से अपनी बात खत्म की, लेकिन फिर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। तो उसने पूछा, क्या आप अंतरशक्ति मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में जानते हैं? क्या आप उनके स्तरों को जानते हैं? इससे पहले कि देवांश जवाब दे पाता, प्रिया ने जारी रखा, आपको देखकर मैं बता सकती हूँ कि आप निश्चित रूप से नहीं जानते। आइए आइए, आज मैं आपको थोड़ा ज्ञान देती हूँ। जिसे अंतरशक्ति मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है वह असल में। प्रिया का यह अंतहीन अधूरा ज्ञान सुनकर देवांश को अभी धीरे बोलने पर पछतावा हुआ। अगर तुम्हारी प्रिया व्यास की कही हर बात सही होती तो मुझे अभी इतनी बेचैनी नहीं हो रही होती। मुख्य बात यह है कि तुम बहुत सी चीजों को आधा अधूरा जानती हो और जो तुम कह रही हो वह सच्चाई से कोसों दूर है। सच में मेरे लिए ये सुनना बहुत मुश्किल है। हालांकि देवांश ने उसे सुधारा नहीं, उसे समझाने दिया, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अंतरशक्ति की साधना नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही आप प्रवेश स्तर पर पहुंचते हैं आप 10 लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप लघु सिद्धि तक साधना कर लेते हैं तो 100 लोगों का मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उदय काका जैसा कोई जो लघु सिद्धि की पूर्णता पर है, चाहे कितने भी लोग हों, वे अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो है ना वे कमाल के? देवांश ने सिर हिलाया और कहा, बिना किसी भाव के, कमाल है। तो थोड़ी देर के लिए उनके द्वारा सुरक्षित रहना निश्चित रूप से आपके लिए वापस जाकर पूरे साल डींग मारने के लिए काफी है, प्रिया ने बड़े गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ कहा। बेला, जो उसके बगल में थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके होठों की हल्की मुस्कान से यह देखना मुश्किल नहीं था कि उसे भी इस पल बेहद गर्व हो रहा था। लेकिन देवांश बेफिक्र रहा, यहाँ तक कि थोड़ा चिंतित भी। आखिरकार सालियान परिवार कमिश्नर की भी परवाह नहीं करता था, तो वे लघु सिद्धि वाले एक मार्शल आर्टिस्ट की परवाह क्यों करेंगे? अगर ये महासिद्धि वाला कोई होता तो शायद सालियान परिवार को थोड़ा संकोच होता, लेकिन अगर यह केवल लघु सिद्धि है तो संभावना थी कि सालियान परिवार कोई लिहाज नहीं करेगा। हालांकि देवांश ने अपना अनुमान जाहिर नहीं किया, क्योंकि यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। इसे अपने शब्दों में बयां करने के लिए वह यही कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख लूंगा। इस एपिसोड में कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सीमाओं की परीक्षा है। देवांश यहाँ हीरो बनने नहीं निकलता, लेकिन जब अहंकार और दरिंदगी सामने आती है तो चुप रहना भी एक गुनाह बन जाता है। यह टकराव हमें दिखाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सही वक्त पर खड़े होने में होती है। लेकिन सवाल अब यह है, क्या शारीरिक जीत ही काफ़ी है या आगे खेल सत्ता और साजिश का है? क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।